Hello everyone, this is Polity class for UPSC Civil Services Examination in Baji Rao Coaching Academy. Okay, I am Raj Ratan. I will be taking your polity this time. Okay, now considering polity, it comes in GS paper 2 of UPSC Civil Services Examination. Okay, when we talk of GS2, GS2 comprises 4 different subjects. Okay, when you will subcategorize it, it will be having 4 different subheads. The major portion is polity, which will cover almost 45% part. This is of 250 marks. Everybody knows. Your mains paper, I am talking about your mains paper. GS2 will be of 250 marks. Out of this, polity will be covering almost 45%, more than 100 marks. Okay. Other than polity, one thing related to polity only is governance. Okay. Third one is social justice. Social justice. And fourth one is IR. International relation. So you guys are going through newspaper every day. Initially it's quite difficult to go through newspaper, but you should inculcate a habit every day to go through newspaper. होगा क्या, initially you will take more time, तो आप demotivate हो जाओगे. वो जो zeal होता है ना, initially when we come for the preparation, then there is zeal of new convert. zeal of new convert, हम बहुत उत्साहित होते हैं, हमें जोश होता है कि नहीं हम कर लेंगे, तो कुछ दिन तक तो वो बरकरार होता है न्यूज़पेपर रीडिंग, but initially you will take more time to read newspaper. Meanings of certain words, कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आएगी, रिलेट नहीं कर पाओगे, बट वो प्रोसेस है, आपको करते जाना है. जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे और यूपीएससी के एंगल से पढ़ोगे तो ऑलमोस्ट एवरी डे आईआर में आपको 30 to 35% आएगा. नोट्स बना के देखना आप न्यूज़पेपर से. आईआर की जो भी चीजें चल रही होती है यूपीएससी से रिलेटेड, आईआर की चीजें कितनी आएगी, 30 to 35%. पॉलिटी की भी ज्यादा आएगी, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस की कंपैरेटिवली कम आएंगी. ठीक है. और आईआर की बात करें तो ये आपको इंटरव्यू की जो सिलेबस है उसमें भी कम, अच्छा इंटरव्यू की जो सिलेबस दे रखी है यूपीएससी ने उसमें भी स्पेशली आईआर की बात की गई है. सो बट आई विल बी कवरिंग दिस पोर्शन पॉलिटी. ओके, पॉल साइंस. नाउ कमिंग टू प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. In prelims examination also, polity will cover almost 15 to 16 questions. 15 to meaning more than 30 marks. More than 30 marks. और ये 30 marks ऐसे हैं, this 30 marks ऐसे हैं जो भी मेंस लिखेंगे बच्चे, उनमें से 15 क्वेश्चन मान लो 16, तो मोर देन 12 उनके करेक्ट होंगे. कितने करेक्ट होंगे? मोर देन 12. आप साइंस पढ़ लो, बहुत पढ़ लो, 10 में से अगर आपके 6 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, यू आर वेल इनफ, यू आर कैपेबल इनफ कि आप सेल थ्रू करोगे. बट इन पॉलिटी अगर 12 से कम हुए तो यू आर इन हॉट वाटर, बिकॉज एवरीबडी रीड्स लक्ष्मीकांत. सभी लोग लक्ष्मीकांत लेके बैठे हैं, 10-10 बार, 12-12 बार ऐसे मिलेंगे आपको मार्केट में लोग जो कि उसको पी रखे हैं किस पेज पे क्या लिखा है. तो अब देखो, पॉलिटी की जब बात कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए कि सिलेबस देख लेना चाहिए सबसे पहले, है ना. तो आप जब भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो सिलेबस के लिए ऐसे आपको टाइप नहीं करना है नेट पे जाके पॉलिटी सिलेबस, नहीं, आपको यूपीएससी की नोटिफिकेशन खोलनी है, फॉर्मल सोर्स. ओके, फॉर द रेफरेंस खोल के देखें हम, है ना. वहां से ऐसे में टाइप करके भी ले आ सकता था कॉपी पेस्ट, बट आई बिलीव कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कोचिंग क्लासेस के बाद ही असली प्रिपरेशन शुरू होती है. तो यू शुड नो कि सारा सिलेबस हमें कहां मिलेगा. फॉर द मोस्ट फॉर्मल सोर्स आपको क्या रेफर करना है. ठीक है. तो यूपीएससी नोटिफिकेशन, यहीं से सब कुछ. अच्छा, नोटिफिकेशन कब आती है, आपको कुछ आइडिया है? जनवरी में, जब फॉर्म फिल होगा उससे पहले आती है नोटिफिकेशन.
एग्जाम नोटिफिकेशंस, नो लेटेस्ट, अभी वापस से टाइप करने दो, यूपीएससी सीएसई। फिलहाल हम लोग लास्ट वाले एग्जाम्स का ही देखेंगे, नोटिफिकेशन है ना 2025 एक्टिव एग्जामिनेशन है 2025 की। कोई 2026 में दे रहे हो आप लोग? सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2025 कब आई थी ये? 21/2/22 से शुरू हुई थी, जैन में शुरू हो गई थी और लास्ट डे था ये। इसको देखते हैं खोल के, नोटिस इंस्ट्रक्शंस डाउनलोड नोटिफिकेशन, ठीक है, प्रॉपर वेबसाइट है इसकी। अब यहीं पे आपको सारा कुछ पता चलेगा कि इस बार के एग्जामिनेशन से कितने पोस्ट हैं, कौन से सर्विस में कितने पोस्ट हैं, है ना? काफी लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट है, उतना हमें नहीं देखना क्योंकि इसमें ऑप्शनल कितने 36-37 ऑप्शनल हो गए, सारे के सिलेबस हैं, तो उतना हमारा काम का नहीं। कितने पेज है? 157, उसमें से 80-90 पेज तो ऑप्शनल का सिलेबस होगा। ऑप्शनल अपना एक रेफर करना है, बाकी जीएस का और थोड़ा बहुत जो कॉमन चीज है। कम 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 ये आप एक बार देखना। पहले अपन पहले चलते हैं कहां पे? पॉलिटी के सिलेबस पे। आ जाए तो बताना। जो भी आपको डाउट है ना, किसी को कोई कैटेगरी इशू है या फिर कुछ है, फिजिकल वगैरह सारा कुछ मेंशन होता है कि आईपीएस के लिए क्या चाहिए, हाइट के लिए क्या चाहिए। प्रीलिम्स की जो सिलेबस है बहुत शॉर्ट में दे रखी है। ये देखो, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 4 पॉइंट है बस, कोई मायने नहीं रखता। ये लिखो मत लिखो, ये तो ओपन स्काई कर दिया। तो अपने को कहां देखना सिलेबस के लिए? मेंस वाले पोर्शन में। देखो मेन एग्जामिनेशन ए, प्रीलिम्स की सिलेबस 4 पॉइंट में उन्होंने खत्म कर दिया, देख लेना आप लोग क्या लिखा है अगर नहीं देख रहे हो तो। और मेन एग्जामिनेशन, ठीक है, उसमें क्वालिफाइंग होती है पेपर, उसको हम लोग ऊपर करते हैं। हम लोग कहां चलेंगे? अच्छा, पर्सनालिटी टेस्ट की भी देखो दे रखा है, पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में भी काफी चीजें रहती है, इसे आप रेफर करते रहना कभी कभी डाउनलोड। अभी तक वो सिलेबस, हाँ ये आ गई, इथिक्स जी, पेपर 4 अब आएगी अपनी, ये रहा पेपर, मतलब पेपर 3 है जनरल स्टडीज, पेपर 2 पता है ये डिफरेंस क्यों है? एसए के वजह से। पेपर 1 इज एसए बट जीएस 1 इज पेपर 2। वैसे अगर देखो आप तो अब पीडीएफ खुलने में दिक्कत तो होता ही है यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं पॉलिटी की सिलेबस, ठीक। जनरल स्टडीज पेपर, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, आईआर। कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी सेम कर दिया हमने, एक ही चीज है। पॉलिटी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। बाकी मतलब इसको सब कैटेगराइज। अब देखते हैं इनकी पॉइंट्स को देखते हैं, ठीक है। पॉलिटी की सिलेबस को देख रहे हैं कहां से? फॉर्मल सोर्स से, यूपीएससी की नोटिफिकेशन से। पहला पॉइंट देखते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रही है पॉलिटी की। ये जो पॉइंट है किस चीज को रेफर कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। सेकेंड पॉइंट देखो आप, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, issues and challenges pertaining to the federal structure, devolution of power and finances up to local level and challenges therein। ये बात करती है फेडरल स्ट्रक्चर की, और थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट की भी बात करती है, ठीक। नेक्स्ट आओ, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस, सेपरेशन ऑफ पावर की बात करती है। तो इसी तरह आपके पॉलिटी के टोटल
7-8 पॉइंटर्स होंगे यहाँ पे। अब देखो, सो साइलेंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन एक्ट आएगी पॉलिटी में, अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पॉलिटी में। उसके बाद अब देखो गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, यहां से कट जाएगी सोशल जस्टिस। क्या चली जाएगी? सोशल जस्टिस। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर द डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन। ये पॉलिटी की नहीं है, ये कोर टॉपिक कहां की है? सोशल जस्टिस की। क्यों? गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स। सोशल डेवलपमेंट वहीं पे ज्यादा करेंगे जहां पे अंडर डेवलप्ड है, जो सोसाइटी के ऐसे वर्ग जो कि अंडर डेवलप्ड रह गए हैं, पीछे रह गए हैं। सोशल जस्टिस क्या बात करती है? सोसाइटी में जस्टिस होनी चाहिए, ठीक है। तो दैट इज द कोर सिलेबस फॉर सोशल जस्टिस। बस मैं इसीलिए आपको ये दिखा रहा हूं, ये सब पॉइंटर्स पॉलिटी के आप सेपरेट कर लेना और अपने बुक्स कॉपी में नोट्स में उसे लिख लेना, है ना। सारा चीज दिया हुआ है। ओके, नाउ अब पता चला गया हमें, सिलेबस पता चल गया, मोटा मोटी क्वेश्चंस की आइडियाज हो गई, है ना। तो जब भी हम लोग बात करते हैं किसी भी सब्जेक्ट्स की, तो अब हमें यह पता कर लेना चाहिए कि हम रेफर क्या करेंगे। यहां पे आपके पास रेफरेंस क्या होनी चाहिए पढ़ने के लिए, क्योंकि रिसोर्सेस की तो कमी नहीं है, लॉट्स ऑफ रिसोर्सेस है मार्केट में अवेलेबल। यूपीएससी में अपने को क्या प्रोफेसर नहीं बनना है, अपने को कम पढ़ना है, मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है ना। एक वक्त ऐसा होना चाहिए कि आपके दिमाग पे कोई भी पॉइंट आया, दिमाग पेज नंबर आना चाहिए दिमाग में, अच्छा पेज के इस साइड लिखा था, इस साइड लिखा था, मतलब ऐसा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सोर्सेस दैट यू विल रेफर। तो कोशिश करेंगे कि सोर्सेस आपकी लिमिटेड हो। नंबर 1 पे पॉलिटी में रखते हैं लक्ष्मीकांत। सभी लोग इस बुक से तैयारी करने से पहले जान गए होंगे कि एम लक्ष्मीकांत की कोई बुक आती है, डीडी बसु भी है सिमिलर में। जो आपको मन हो वो करो, ठीक है, नो इश्यूज। एम लक्ष्मीकांत या फिर डीडी बसु। अब ये लोग नहीं करते हैं, पहले डीडी बसु का बहुत चलन था। 2013 में जब सिलेबस चेंज हुई, जो अभी वाली सिलेबस हम खोले नोटिफिकेशन, सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर फ्रॉम 2013। उससे पहले इथिक्स पेपर नहीं थी, है ना, नहीं थी। ऑप्शनल दो अलग अलग हुआ करते थे कि आप पॉलिटी लिए तो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स नहीं ले सकते, इकोनॉमिक्स लिए तो अकाउंटेंसी नहीं ले सकते, कोई और लो, फिलॉसफी लो। अब क्या हो गया 2013 के बाद? ओनली 1 ऑप्शनल, बट पेपर उसके 2 हो गए, 2 पेपर हो गए, वाइडर कर दिया, वर्टिकल डायमेंशन बढ़ा दिया, है ना। तो उससे पहले डीडी बसु बहुत चला करता था, बट लक्ष्मीकांत प्रीवियस 10-15 ईयर्स में लक्ष्मीकांत बुक सारे रेफर करते हैं। तो यू मस्ट, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो पढ़ रहे हैं लक्ष्मीकांत से, वो वहां से अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं। फिल्म्स में जब क्वेश्चंस आएंगे वो अपना क्या लगाएंगे, माइंडसेट यूज करेंगे वहां से पढ़ के। तो ऐसा ना हो कि आप किसी चीज को छोड़ के ज्यादा लॉस में आ जाओ। कोई लॉ बैकग्राउंड का है, मत पढ़ो, यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट ऑल दोज थिंग्स, है ना। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं वो लॉ बैकग्राउंड के हैं, एक तो आईपीएस भी, वो कभी आज तक लक्ष्मीकांत छुआ तक नहीं, अच्छा मार्क्स लाता है लॉ में। क्यों? क्योंकि भाई उसने लॉ पढ़ रखा है ऑलरेडी अपने ग्रेजुएशन में। बट फॉर एवरेज स्टूडेंट, कॉमन स्टूडेंट, यू शुड रेफर लक्ष्मीकांत, ठीक है। नंबर 2, क्लास में अगर आप रनिंग नोट्स बना पाते हो तो बना लो, ठीक है। रनिंग, इफ यू आर एबल टू मेक रनिंग नोट्स, बना लो। थोड़ा बहुत मैं डिक्टेट कर दूंगा, वो रेफर कर लेना, ठीक है, नोट्स। तीसरी चीज है अब करंट अफेयर्स। पॉलिटी में करंट अफेयर्स, मैगजीन्स। अब एक कोई अच्छी मैगजीन चूज कर लो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की। आई वांट रिकमेंड यू कि ये करो वो करो, ऑलमोस्ट सभी का मटेरियल ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, जो आपके हिसाब से अच्छा लगे एक मैगजीन। इनिशियली आपको इतना चीजें करना है ना। और फर्स्ट रीडिंग में इसका नोट्स मत लेना लक्ष्मीकांत का, वरना पूरा बुक लिख दोगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं पॉलिटी के सब्जेक्ट्स पे। शुरू करेंगे कहां से? कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से? कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। सी, लक्ष्मीकांत बुक आप लोगों के पास होगी भी, कई लोग पहले से ट्राई भी कर रहे होगे पढ़ने का, बहुत लोगों ने फिनिश भी कर दिया होगा, है ना। कई लोग पहले कर लेते हैं, अच्छी बात है। बट अगर आपने लक्ष्मीकांत नहीं रीड किया है, ठीक है,
या फिर रीड करने जा रहे हो तो इनिशियल चैप्टर्स मत पढ़ना, जो एक्ट्स वाले पार्ट्स है ना। पहले क्या दे रखा है उन्होंने, एक्ट वाला पार्ट देखा, रेगुलेटिंग एक्ट, मल्टीपल एक्ट्स है ना, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स जो सिलेबस में दी रखी थी। तो वो कोर कहां की टॉपिक है, हिस्ट्री की टॉपिक है, मॉडर्न हिस्ट्री की टॉपिक। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 उन्होंने लिख दिया, उसके नीचे फैक्ट्स। आप पढ़ोगे भूल जाओगे, बट जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसकी कॉन्टेक्स्ट क्या थी उसको लाने की, देन योर फैक्ट्स विल बी देयर इन योर माइंड। जब आप उसको पढ़ोगे कि रेगुलेटिंग एक्ट जब आ रहा था तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, व्हाई दैट एक्ट केम इनटू इंडिया, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के वो एक्ट क्यों लाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सब कोर चीजें कहां की है, हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री की। सो जब आप वहां कंप्लीट कर लेना, फिर एक बार उस चैप्टर को पढ़ना, ऑलमोस्ट फैक्ट्स है, कुछ अपने आप आपको याद होगी, हिस्ट्री करके आओगे, कुछ चीजें आप वहां से फिल्टर आउट वापस कर लोगे, है ना। तो इनिशियली क्या होगा, कई लोग पढ़ने जाते हैं और वो वाले चैप्टर में आधा तक करेंगे, दिमाग में कुछ आता नहीं है, छोड़ देते हैं लक्ष्मीकांत, समझ ही नहीं आता, फिर लगता है काफी डिफिकल्ट है। तो वहीं पे आपको कुछ गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, कोई अगर सीनियर हो वो बता दे कि यहां से मत पढ़, प्रियम्बल से शुरू कर ले, कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू कर, है ना, स्टार्ट अच्छा होना चाहिए। सो हम लोग भी आज स्टार्ट कहां से करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सेट ऑफ लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, ठीक है। बिफोर वी कम टू नो अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोगों को थोड़ा सा ये जान लेना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व कैसे हुई वर्ल्ड में, इन द होल वर्ल्ड हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, क्योंकि सोसाइटी में एक कोऑर्डिनेशन हो, है ना, वरना ऑपोजिशन वाले भी कहेंगे कि हम ही रूल मेकर हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ही बताती है ना कि भाई हु विल बी मेकिंग रूल्स, हु विल बी द इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज, मिनिस्टर कौन होगा, सारा कुछ कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। मतलब सोसाइटी इज रेगुलेटेड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो वी शुड नो अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल इवोल्यूशन। जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो तो आज आई है हमारे पास। रूल्स एंड रेगुलेशंस हर समय हर वक्त जरूरी रही है ह्यूमन बींग्स को। अगर आप सोसाइटी में एक लार्ज कोऑर्डिनेट करना चाहते हो, हम लोग क्यों डिफरेंट है एनिमल्स से, वी कैन कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर। हमारे पास लैंग्वेज है, एक रूल्स है ना, वरना तो काफी बहुत ज्यादा, जैसे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका है, किस प्राणी का है, सोचे हो कभी, हम लोग कितना है, ह्यूमन बींग्स कितने हैं, 8 बिलियन, 800 करोड़, अपने से ज्यादा और कौन होगा, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, मछलियां सबसे ज्यादा हैं ओशन में, वो 800 करोड़ से बहुत ज्यादा है। वो लोग भी रूल कर सकते थे, नहीं करते हैं। रूल कौन करता है, एक तरह से देखो तो ह्यूमन बींग्स, है ना। क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे को आपस में। तो ये कोऑर्डिनेशन आज से नहीं चलता आ रहा है, जब से सिविलाइजेशन की स्टार्ट हुई है तब से कोऑर्डिनेशन देखा गया है। कहीं ना कहीं आप देखोगे इनिशियली क्या था, रिलीजन के फॉर्म में थी। रिलीजन क्या है, पास्ट में चले जाओ तो रिलीजन एक कोऑर्डिनेटिंग फैक्टर्स देती है, मॉरल देती है, इथिक्स, वैल्यूज, ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे होता है ना। उससे सोसाइटी इवॉल्व हुई। लेकिन मॉडर्न पीरियड में जब साइंस की प्रगति हुई तो वी नीड अदर सेट्स ऑफ रूल्स। ठीक है, तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सोचोगे कि आज वाली कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आई, अचानक से तो आई नहीं कि ड्रॉप हो गया बॉम्ब आकर के आसमान से गिर गया हो, वैसा तो नहीं हुआ। तो थोड़ा सा हम लोग पास्ट में चलेंगे। वेयर, पास्ट में। हिस्ट्री कंप्लीट हो गया होगा तो आप लोग मेसोपोटामिया के बारे में पढ़े होंगे। मेसोपोटामिया कहां पे है, मेसोपोटामिया, गुड, इराक में है। ठीक है, मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन थी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। वो अपने इंडस वैली के टाइम पीरियड की ही थी, लेकिन 4-5 साल कहते हैं उसको कि ओल्डेस्ट थी। 3000 बीसी का टाइम देते हैं, और हमारा इंडस वैली का क्या है, 2600 बीसी, 2600 से 1900 इनिशियल फेज वाला। ठीक है, तो वहां पर भी क्या था, कोड ऑफ हम्बुराई ऐसे करके एक कोड थी। कब मिली ये खोज हुई, ये एक पत्थर है, ये दिखा देता हूं तुम्हें। पत्थर पे लिखी है क्या, रूल्स एंड रेगुलेशंस।
प्लस कहाँ गया? देखो ये इमेज दिख रहा है आपको, इमेज, इसके नीचे कोड्स लिखी हुई है, रूल्स रेगुलेशंस की सोसाइटी कैसे चलेगी। ये कितनी पुरानी है? 1700 बीसी, मतलब आज से लगभग 4-5 हजार साल पहले 1700 बीसी। कहां की थी ये? मेसोपोटामिया की थी। ये इसे कहते हैं कोड ऑफ हम्बुराई। ये हम्बुराई जो है ना, ये एक इसके कहते हैं कि एक रिलीजियस गॉड थे, उनका कोड था। तो इस पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, देखो ये बता रहे हैं इनको कि ये कोड है। फैक्ट क्या है कि रूल्स रेगुलेशंस हर समय चाहिए। एंशियंट पीरियड में भी थी, देख लो आप, है ना। फिर जब मिडिवल में आओ, एंशियंट में जब आप और आगे बढ़ोगे, जब रोमन एम्पायर को देखोगे, रोमन एम्पायर काफी नामी रहा है। ग्रीस में एम्पायर्स थी पहले, नामी रहा है। अलेक्जेंडर का नाम सुने हो आप लोग, है ना। तो उस टाइम पे भी क्या थी? रूल्स रेगुलेशंस हुआ करती थी। प्लेटो का नाम सुने होगे आप लोग, सैक्रेटिस का नाम सुने होगे, अरिस्टोटल का नाम सुने होगे, है ना। प्लेटो क्या कर रहा था? कंटेम्पलेट कर रहा था सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, है ना। प्लेटो के बारे में सुने हो आप लोग? सोक्रेट्स का वो था, चेला था प्लेटो, है ना। उसने काफी बुक्स लिखी और उसको उसे कहा जाता है कि वो एक ऑथोरिटेरियन भी था प्लेटो को। क्यों? क्योंकि उसने जो सेट ऑफ रूल्स लिखी उसमें ऐसा वो कहता था कि एक मतलब सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। उसका कहना था कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, बेस्ट सोसाइटी कैसे हो सकती है। तो सोचेंगे, उसका कहना था कि बेस्ट सोसाइटी हम लोग सोच के क्रिएट करेंगे। तो उसमें उसने रूल्स रेगुलेशंस दिया कि उसका एक प्लेटो का एक कोट मतलब कि थॉट भी है कि बांसुरी जो हम लोग बजाते हैं, बांसुरी जो होती है, किसे मिलना चाहिए? Whom do you think the flute should belong? फ्लूट किसके पास जाना चाहिए? हाँ, वो कहता है those who can play it well, उसके पास फ्लूट जाना चाहिए, तभी तो उसके साथ जस्टिस होगा, जिसे आप सोशल जस्टिस कहते हो। तो उसी तरह प्लेटो कहता है कि जो रूल्स एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सोसाइटी चलती है, किंग है, वो किसे होना चाहिए? जो बहुत अच्छे से चला सके, जो बहुत अच्छे से चला सके। नॉट डेमोक्रेसी, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी। जो अच्छे से चला सके। तो अच्छे से कैसे चलेगा? तो कहता है कि जो समाज में जो न्यू बच्चे आएंगे, समाज में उनको एजुकेट करेंगे, उनमें से कुछ एक को ऐसा निकालेंगे जो बेस्ट होगा, जो बेस्ट होगा। फिर वो एग्जाम्पल भी देता है। डेमोक्रेसी की बात उस समय भी चल रही थी, एंशियंट रोम में भी बातें चलती थी, है ना। तो वो कहता है, प्लेटो कहता है कि फिर उसके विरोध में भी बातें चलती थी। पहले एंशियंट यूरोप काफी आर्गुमेंटेटिव था, ये क्वेश्चंस आंसर्स सोक्रेटिस के टाइम पे। फिर यूरोप में डार्क पीरियड आ गया, काफी चीजें बदली। तो प्लेटो फिर उसका एग्जाम्पल देता है कि देखो, मान लो यू आर ट्रेवलिंग थ्रू अ शिप, यू आर ट्रेवलिंग थ्रू अ शिप, और बीच ओशन में काफी भवंडर तूफान आ जाती है। क्या आ जाती है? तूफान आ जाती है। तो अब जो है शिप में लड़ाई हो गई है, शिप में मान लो 100 लोग हैं, लड़ाई हो गई है कि हु विल बी द कैप्टन ऑफ द शिप, हु विल बी द कैप्टन ऑफ द शिप। अब वो पूछता है अपने अपोनेंट से, यू आर सेइंग अबाउट डेमोक्रेसी, यू टेल मी हु शुड बी द कैप्टन ऑफ दिस शिप। क्या आप वोटिंग से डिसाइड करोगे? और जो बेस्ट सेलर है वो होगा, जो बेस्ट सेलर है वो होगा, है ना। तो फैक्ट ऑफ द मैटर, इसे क्यों बताना चाह रहे हैं कि रूल्स रेगुलेशंस हर समय से जरूरी रही है ना। डेलिब्रेट होते होते फिर जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, भी मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी हम लोग देख रहे हैं, ये तो रिलीजियस वाली चीजें हो गई, पुरानी चीजें हो गई, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी आप नींव कह लो, है ना, चिनगारी कह लो, कुछ बोल लो, वो आप देखोगे 1215 में, कहां पे? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में क्या आई 1215 में? एनीबॉडी नो? मैग्ना कार्टा, करेक्ट।
मैग्ना कार्टा जो है कुछ राइट्स दी गई, मैग्ना कार्टा किसको, सिटीजन को। उससे पहले क्या था, एब्सोल्यूट मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की, कि जो हम बोलेंगे, जो किंग बोलेगा दैट इज राइट, जो किंग बोलेगा दैट इज राइट। लेकिन 1215 में जो किंग था इंग्लैंड का, वो क्या लेके आया, मैग्ना कार्टा। ये है तो बहुत थोड़ी सी राइट दी गई, बहुत थोड़ी सी। उसमें राइट्स क्या थी, किसी भी सिटीजन्स को अगर कोई पनिशमेंट देना है, उसको ऐसे आर्बिट्रली नहीं दी जाएगी, सुना जाएगा, है ना, बस यही बात थी, ज्यादा कुछ नहीं थी मैग्ना कार्टा में। लेकिन वो अपने आप में एक रिवोल्यूशनरी पॉइंट थी, जहां पे सभी जगह, दूसरे जगहों पे 1215 में क्या हो रहा होगा इंडिया में, बताओ हिस्ट्री में, सल्तनत पीरियड होगी, सल्तनत पीरियड, कोई रूल जो किंग चाहेगा वही होगा। दूसरे पीरियड, दूसरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड में भी चले जाओ वही हो रहा था, बट वहां पे क्या लेके आता है किंग, मैग्ना कार्टा। ठीक है, मैग्ना कार्टा वाज अ सेट ऑफ राइट्स गिवन टू सिटीजन्स, जो कि प्रीवियसली अवेलेबल नहीं थी। करेक्ट। जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसकी नींव कहां से शुरू हुई है, इंग्लैंड से ही शुरू हुई है। ठीक, फिर कुछ राइट्स मिल गए सिटीजन्स को। अब सिटीजन्स क्या करते हैं, धीरे धीरे उनको ज्यादा चाहिए, थोड़ा सा मिला तो अब थक जाते हैं हम लोग कि थोड़ा और दो, थोड़ा और दो, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा मिलता रहा। कहां पे, इंग्लैंड में। ठीक है, मिलता रहा। जब ये पीरियड आती है 1688, ये बहुत लैंडमार्क पीरियड्स है जो भी मैं लिख रहा हूं, ये 1215 1688। ठीक है, अब 1688 आते आते कितने, ऑलमोस्ट 400 साल की गैप है, मोर देन 400 इयर्स। आते आते काफी राइट्स जो सिटीजन्स को मिल गए थे, काफी राइट्स, इंग्लैंड की बात हो रही है, वेयर इंग्लैंड में काफी राइट्स वाज अवेलेबल टू सिटीजन। करेक्ट। 1688 आते आते इंग्लैंड में हुई क्या, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। ग्लोरियस, ऐसे वर्ड देखते हैं हम लोग कि रिवॉल्यूशन, तो लगता है कुछ मारपीट हुआ होगा। रिवॉल्यूशन सुनते ही लगता है कुछ मारपीट हुआ, कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना, राजा पे प्रेशर बनाया गया, राजा पे प्रेशर बनाया गया, और एक तरह से वहां पे क्या आ गई, इंग्लैंड में डेमोक्रेसी आ गई। क्या आ गई, डेमोक्रेसी। राइट्स मांगते मांगते वो लोग अपना हाउस बना लिए थे, डेलिब्रेट करते करते 400 सालों में। फिर राजा के पास एक ही राइट्स बचता है, एब्सोल्यूट राइट, कि जनता का रिप्रेजेंटेटिव कहां से आएगा, चुन के आएगा। 1688 आते आते क्या हो गया, जनता का रिप्रेजेंटेटिव कहां से आएगा, चुन के आएगा। लेकिन फिर राजा क्या करेगा, मोनार्क क्या करेगा, अभी भी वहां मोनार्की है ना, सिंबॉलिक फॉर्म में है। वो क्या करेगा, एक राइट बच गया जो एब्सोल्यूट राइट थी राजा के पास, वो थी कि मान लो कि 500 संसद चुन के आ गए, संसद सदस्य वहां के। अब राजा के पास ये एब्सोल्यूट राइट था, किंग कौन होगा वो मैं बताऊंगा, राजा बताए, किंग नहीं, पीएम, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा वो कौन बताएगा, किंग बताएगा। मान लो 500 लोग आए, उसमें किसी पार्टी का कोई बाहुबली है, वो बोलेगा किंग हम बनेंगे, लेकिन नहीं, राजा के पास कौन सा राइट था 1688 तक, कि आई विल नॉमिनेट द किंग। वो किसे नॉमिनेट करेगा, अपने आदमी को, अपने क्लोजर वन को, जो उसके आइडिया के हिसाब से चल पाए, है ना। और वो राइट भी बाद में जाते जाते खत्म हो गई, जब अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुई। अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुई, अमेरिका वाज कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड पहले, राजा की वो राइट भी तब चली गई थी। ठीक है, सो 1688 ग्लोरियस रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। ठीक है, और 1688 के जस्ट एक साल बाद 1689 में इंग्लैंड में बिल ऑफ राइट्स आ चुकी थी। क्या आ चुकी थी, बिल ऑफ राइट्स, जिसे हम लोग इंडिया में फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स। कब आ गई उनके पास, 1689, एक साल के बाद, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के एक साल के बाद। मैग्ना कार्टा कब शुरू हुआ था, 1215, और 1689 आते आते दे आर हैविंग बिल ऑफ राइट्स। एक से शुरू हुआ था, 400 सालों बाद क्या हो गया उनके पास, बिल ऑफ राइट्स। अपने पास कब आई फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, है ना, 1950 में मान लो। ठीक, अब चलते हैं हम लोग, ये होगी इंग्लैंड की चीजें देख ली। लेकिन एक चीज और, जो मॉडर्न रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मॉडर्न रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन कहां पे, इंग्लैंड में।
मान लो अभी इंग्लैंड में बात कब शुरू हो गई थी? 1215 में। उस समय तो यूएस था भी नहीं, कॉलोनी की खोज भी नहीं हुई थी, रेड इंडियंस रहते होंगे वहां पे। बट मॉडर्न रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या वर्ड नोट करना, मॉडर्न रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 1773 में वो शुरू हुई थी। 1773 76 के आसपास उनकी रिवॉल्यूशन शुरू हुई थी। बट वो कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट कब हुई? जब बनेगी तब बात करेंगे हम लोग। 87 में बनी थी, 1787 में वो बन के तैयार हो गई थी। अपनी जैसे बनी 1950, बन तो गई थी 1949 में ही, लागू हुई 26 जनवरी 1950 से। तो ये बैठ के डेलिब्रेट तो कर रहे थे पहले से, 5 साल पहले से, साथ में लड़ाइयां भी लड़ रहे थे अपने मदर कंट्री से, इंग्लैंड से, है ना। तो 1787 में मॉडर्न रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या लिखोगे आप? मॉडर्न ये भी अपने आप में बहुत बड़ा लैंडमार्क है। क्या है? बहुत बड़ा लैंडमार्क है। सिंबॉलिकली आप इसे देखो, ठीक ना, इंडियंस के लिए या फिर अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड के लिए देखो क्यों लैंडमार्क है ना। जब कहीं भी कुछ भी नई चीजें आती हैं तो हम लोग क्या करते हैं? पुरानी को देखते हैं और उससे एडॉप्ट करते हैं। मान लो, ठीक है, यूएस जो है, यूएस के बारे में थोड़ा बहुत तो आप लोग को जानना ही पड़ेगा। यूएस से थोड़ा सा और हम लोग जान लेते हैं। यूएसए पहले कॉलोनीज थी। क्या थी? यूएसए में छोटी छोटी कॉलोनी थी, जैसे इंडिया भी कॉलोनी थी इंग्लैंड की, यूएसए में भी कॉलोनी थी, ठीक है। 1776 आते आते ये लगभग 100 साल पहले से कॉलोनी थी, मान लो किसकी? ब्रिटेन की। 76 आते आते ये कॉलोनाइजर्स के विरुद्ध में क्या किया? इन्होंने रिवॉल्यूशन कर दिया, जिसे कहते हैं हम लोग अमेरिकन रिवॉल्यूशन, है ना। यूएसए बसा कैसे? यूएसए बसा कैसे ये देख लेते हैं। होता क्या था, इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड अपने आप को बहुत सभ्य माना करता था, सो कॉल्ड ब्रिटेन। ब्रिटेन में भी इंग्लैंड जो है ना। ब्रिटेन जब बात करते हैं हम लोग 3-4 चीजों की, स्कॉटलैंड, ब्रिटेन, वेल्स। जब यूके की बात करते हैं, स्कॉटलैंड, ब्रिटेन, वेल्स, एंड इस साइड जो है आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड वाला पार्ट, आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड। जान रहे हो आप लोग? कैच कर पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूं? ठीक है। तो यूएसए जो था वो तो नया जमीन मिल गया था इन लोगों के पास, यूरोप को नया जमीन मिल गया था, है ना। तो अब यूएस, अब जो मेनलैंड यूरोप है, यहाँ पे जो राजा के विरुद्ध कोई कुछ बोले या फिर कोई ऐसा समाज में बात करे, लिबरलिज्म का बात कर रहा है, कुछ ऐसा बात कर रहा है, क्रिमिनल्स है, उसको डिपोर्ट कर देते थे, निकल यहां से। कहां जाएगा? जाओ ऑस्ट्रेलिया, जाओ यूएस, जाओ जेल में रहो यहाँ पे, नहीं तो बाहर निकलिए, देश हमें नहीं काम है। ये लोग क्या था? कंजर्वेटिव ज्यादा थे। जो भी समाज में थोड़ा इधर उधर वाली बातें करोगे, हट के बातें करोगे, तो समाज क्या करेगा? अपने हिसाब से वो एक्ट करेगा। तो उनको भेज दिया कहा? यूएसए, कुछ को ऑस्ट्रेलिया, कुछ को न्यूजीलैंड, जो नया नया जमीन मिलता गया उनको, वहां उनको बसा दिया कि ये निठल्ले क्रिमिनल्स इधर उधर, मतलब उसको अपने बराबरी का दर्जा नहीं दे देते मेनलैंड यूरोप वाले, ये सेकेंडरी क्लास सिटीजन है। क्यों? भगाया हुआ है, कुछ अपने से गए न्यू अपॉर्चुनिटीज को लेकर के। लेकिन यूएसए में इतने लोग हो गए, ये लोग कुछ फ्रेंच से भी आए, कुछ फ्रांस से भी आए, कुछ जर्मनी से, मेनलैंड यूरोप की बात कर रहे हैं, अलग अलग। बट यहां पे रूल कौन कर रहा था? कॉलोनीज पे ब्रिटेन कर रही थी, ब्रिटेन रूल कर रही थी। तो ब्रिटेन बोलती थी कि देखो, हम तो तुम्हारी मदर कंट्री हैं, रूल तुम्हारे पे कौन करेगा? हम करेंगे। तुम टैक्स किसको दोगे? हमें दोगे। मान लो कुछ चीजें यूएसए में बन रही है, कुछ प्रोडक्शन वहां पे हो रही है, और वो टैक्स किसको देगा? ब्रिटेन को, जो कि हजारों किलोमीटर दूर बैठा है, 4000 किलोमीटर दूर बैठा है ना, यूएसए से। डिस्टेंस देखना आप, ठीक है। तो धीरे धीरे इनके जो यूएस वाले, जो इनिशियली जिसको क्रिमिनल्स बोलते थे, वो अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। जब आप कहीं नई जगह पे जाओगे तो आप मेहनत करना जानोगे। हमें जीरो से स्टार्ट करना है, तो वहां इंडिविजुअलिज्म बढ़ी। क्या बढ़ी? इंडिविजुअलिज्म, कि अपना फॉर्च्यून बनाना है, हार्ड वर्क करो, मेहनत करो। मेनलैंड यूरोप में क्या है? फ्यूडलिज्म है, जो अमीर है उसी का बेटा अमीर बनेगा, ज्यादा रिसोर्सेज तो कम है। बट यूएस में क्या हो रही है? प्रॉपर्टीज बन रही है, वेल्थ बन रही है।
जब आपके पास भी ज्यादा वेल्थ आएगा तो थोड़ा सा चौर भी आएगा, है ना। 1776 आते आते यूएस के लोग रिवोल्ट कर देते हैं, किससे? मदर कंट्री से, इंग्लैंड से, कि नहीं अब ये नहीं चलेगा, टैक्स नहीं देंगे। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, इनका क्या था, क्या कहते हैं उसको, नारा था अमेरिकन रिवॉल्यूशन का, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। क्यों, वाई? कि जो इंग्लैंड में आदमी रहेंगे वो टैक्स दे रहे हैं और उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जा रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं तो उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जा रहे हैं, बट हमारे ऊपर ऑथोरिटेरियन रूल क्यों? वी आर पेइंग टैक्स ऑल्सो, आवर रिप्रेजेंटेटिव शुड बी देयर इन पार्लियामेंट, होनी चाहिए, उनकी बात वाजिब थी, बट वो देने के लिए तैयार नहीं है इंग्लैंड। तो फिर अंत में क्या होगा, एक टाइम आएगा जब आप उसे जोर से कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ब्रस्ट करेगा। तो वो चीजें हुई 1776 के पास में, वो यूएस के लोग आपस में, और जो वहां पे वाशिंगटन है ना, वाशिंगटन का नाम सुने हो, फर्स्ट यूएस के प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन, है ना, वो कहाँ के थे इनिशियली, वो किंग विंग के रिलेटिव थे, इंग्लैंड के किंग विंग के रिलेटिव थे, फ्यूडल लॉर्ड्स थे बहुत बड़े बड़े, तो वो लीड कर रहे थे वहां पे आर्मीज को। अब जब यूएस में आर्मीज को लीड कर रहे थे, छोटी छोटी कॉलोनीज थी और ये लोग उतना मतलब डिसिप्लिन्ड नहीं थे ना यूएस के लोग, कंपैरेटिव टू ब्रिटिश आर्मी। ये लोग आर्म फोर्स थे, समझ रहे हो, इधर इंडिया में भी रूल कर रहे हैं, इनके पास काफी रिसोर्सेस है, सब चीज है, और उनको रिवोल्ट किसके खिलाफ करना है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पावर इन द वर्ल्ड, उनके खिलाफ उनको रिवोल्ट करना है ना। तो उनको कुछ लीडर्स चाहिए, कुछ ऐसे लोग चाहिए जो अच्छे कोऑर्डिनेट कर पाए। तो जॉर्ज वाशिंगटन आते हैं, और जो वो उनकी छोटी छोटी टुकड़ियां हुआ करती थी जिसको ट्रेन करके जैसे तैसे करके वो अपने खिलाफ, स्पिरिट इनके अंदर ज्यादा था, है ना, जो फोर्सेस थी उनके पास तो पावर, मसल पावर ज्यादा थी ब्रिटिश फोर्सेस के पास, इनके पास क्या थी, स्पिरिट ज्यादा थी। अंत में ये लोग विजयी होते हैं, ठीक है, अंत में विजयी होते हैं। तो अब होता है कि भाई अब हम लोग तो आजाद हो गए, अब क्या करने को, क्या आगे क्या? तब उनके पास ऑप्शन था ना कि वो भी राजा बन जाते जॉर्ज वाशिंगटन। कोई दुनिया में कोई जानता ही नहीं था डेमोक्रेसी क्या होती है, उतने लोगों को पता ही नहीं है, जो कुछ इंटेलेक्चुअल क्लास होंगे उसे ही पता होगा ना, मेजोरिटी ऑफ लोगों को नहीं पता होगा। ऐसे ऐसे देखो अभी बिहार में इलेक्शन हुई है, पैसे दिए गवर्नमेंट में, तो क्या जो पैसे दिए गवर्नमेंट ने इलेक्शन से पहले, क्या वो अपने पैकेट से दिए? नहीं दिए, टैक्स की मनी थी। मान लो 1 लाख करोड़ जितना भी गया, आई एम नॉट कंसिडरिंग दैट, अगर वो पैसे फ्री में नहीं जाते तो उससे कैपिटल एसेट बन सकते थे, कुछ और बन सकते थे। अल्टीमेटली लॉस किसे है? जनता को है। बट हमें रियल पता नहीं लगता ना सामने से, इस चीज को इनडायरेक्टली देखो, रियल हमें क्या दिखता है, जो सामने है, सामने उसे ही सोच पाएंगे। उसी तरह यूएस में भी जो मैक्सिमम जनता थी वो क्या सोच पाती कि किंग बनेगा अब कोई, है ना। बट जॉर्ज वाशिंगटन चोज फॉर अ डेमोक्रेसी, किंग वाला सिस्टम ही नहीं रखा, रिपब्लिक सिस्टम चाहिए। क्या चाहिए? रिपब्लिक, कोई किंग वहां नहीं है। तो फर्स्ट मॉडर्न रिपब्लिक भी कौन बनी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स क्यों है? क्योंकि 13 कॉलोनीज थी वहां पे इनिशियली, अब तो 50 स्टेट्स है। ओके, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कब आ गई थी? 1787 में, ठीक है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ रिटन, मतलब जब एक्सप्लिसिटली मैं बता रहा हूं आप लोग को कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या कुछ ऐसा चीज भी है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो लिखा ही ना गया हो, है ना। तो जब लिखा ही नहीं गया तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन कैसा? सोचने वाली बात है। अगर लिखा ही ना जाए तो मन में कॉन्स्टिट्यूशन कैसा, है ना। तो दो टर्म है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, करेक्ट। व्हेन वी टॉक ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें पता लगता है कि एक बुक होगा या फिर कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है। बट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हाँ, वो कंपाइल्ड नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि अनरिटन है, वो लिखा ही नहीं गया, नहीं, वो एक साथ कंपाइल्ड नहीं है। कभी कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बैठी जो उसे कंपाइल करके एक फॉर्म दे सके। जैसे इंग्लैंड में जब हम लोग बात ब्रिटेन की करते हैं
तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहां पे अभी? ब्रिटेन में। और क्यों अनरिटन है? क्योंकि वो इवॉल्व हुई है 400 सालों में। वहां राइट्स एक साथ नहीं दे दिए गए एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर्स, जैसे इंडिया के केस में हुआ। हमें क्या हुआ, रातों रात जब आजादी मिली तो मल्टीपल राइट्स आ गई। ऐसा तो नहीं हुआ ना, धीरे धीरे छन छन के उनको मिल, तो कोड करेंगे भी तो इतना बुक भर जाएगा, रूम भर जाएगा बुक से, है ना। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब उनका कोडिफाइड नहीं है। क्या नहीं है? कोडिफाइड नहीं है। तो अब हम लोग डिफरेंस देखते हैं रिटन ठीक। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि वो कोडिफाइड है, दैट इज कोडिफाइड। अनरिटन, अब डिफरेंस आप लिख लो, पहले डिफरेंस लिखते हैं, डिक्टेट करवा देता हूं, फिर जो है उसमें कुछ पॉइंट्स आपको नहीं समझ में आएगा, फिर आई विल एक्सप्लेन इट। राइट डाउन अबाउट रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पॉइंट लिखो, प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर कोडिफाइड इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट, सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट, सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट डन। अनरिटन में लिखो पहला पॉइंट, provisions of the constitution are not codified in single legal document। समझ में आया? अनरिटन इसका मतलब ये नहीं है कि है ही नहीं, कुछ है, कोडिफाइड नहीं है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल लिखो पॉइंट 2 में, एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यूएसए एटसेट्रा। अनरिटन का एग्जाम्पल लिखो, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड एटसेट्रा। Next point in written constitution, they are enacted constitution, they are enacted constitution। अनरिटन का नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दे आर इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन का लिखेंगे, दे आर इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। डिफरेंस पता चला, इनेक्टेड क्यों है और इवॉल्व क्यों है? इवॉल्व यूएसए में कैसे हुई, विथ टाइम पीरियड, ब्रिटेन में कैसे हुई? इवॉल्व हुई, एक दिन में नहीं हुआ, धीरे धीरे वो इवोल्यूशन ही होता है ना, स्लो प्रोसेस। और इनेक्टमेंट क्या हुआ, हम लोग बैठे 2-4 साल बातचीत किए, दूसरा चीजों को देखे, जैसे इंडिया के केस में हुई, यूएस के केस में हुई, इनेक्टेड है, हमने उनको इनेक्ट करके सेपरेट कर लिया, बट ये इवॉल्व हुई है यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम ऑथोरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम ऑथोरिटी that is legislature and executive, legislature, executive and judiciary, legislature, executive and judiciary have to function within the limits of constitution, have to function within the limits of the constitution।
इसी के पैरेलल में लिखेंगे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट हैज द सुप्रीम अथॉरिटी, पार्लियामेंट हैज द सुप्रीम अथॉरिटी। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो जो एग्जीक्यूटिव्स होंगे, जुडिशरी होंगे, वो सब अल्टीमेटली पावर कहां से ला रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से। और यहां पे तो रिटन ही नहीं है कुछ, मतलब कोडिफाइड नहीं है। तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से वो ज्यादा सुप्रीम हो गए नहीं, क्योंकि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, उसमें कोई फर्क नहीं है, कोई सेपरेट फर्क नहीं है ना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये दूसरा लॉ है। दोनों लॉ उनके लिए क्या है? समान है, बराबर है। तो वहां पे किसके पास ज्यादा पावर होगी? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जब होगी तो पार्लियामेंट के पास। वो कल कोई और लॉ ले आएगी कुछ अलग से, तो उनके पास डिफरेंशिएट करने के लिए नहीं है, अनरिटन है ना। तो यहां पे ज्यादा पावरफुल कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। और यहां पे पार्लियामेंट, पार्लियामेंट है ना, लेजिस्लेचर। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी enjoys wider power, judiciary enjoys wider power. It can declare the law enacted by legislature and executive as unconstitutional and void, as unconstitutional and void, void VOID खत्म हो गया, मतलब कुछ नहीं है। void ब्लैंक होता है, void मतलब। सिमिलर पॉइंट लिखेंगे अदर साइड अनरिटन में जुडिशियरी हैज लिमिटेड पावर, judiciary has limited power. It can declare the law enacted by executive as unconstitutional and void. While it cannot do the same with law enacted by legislature, समझ में आया पॉइंट? समझ में आया? क्यों? यहां पे पार्लियामेंट सुप्रीम है, जुडिशियरी इधर उधर बोलेगी, बदल देगा उसको, एक्ट ही ले आकर के जाओ भाई। जुडिशियरी, अपनी जो जुडिशियरी है इतनी पावरफुल क्यों है? क्योंकि वी हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग के पास ज्यादा पावर कहां से आ रही है? कॉन्स्टिट्यूशन से। राहुल गांधी लेके घूमते रहते हैं, देखते हैं आप लोग, इसे बचाना है, इसे बचाना है। क्यों? क्योंकि मोस्ट पावरफुल है कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हुई तो फिर लेजिस्लेचर में जो बैठे हैं वो क्या होंगे? ज्यादा सुप्रीम हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। हाँ, जुडिशियरी क्या कर सकती है इस केस में? इस केस में जुडिशियरी क्या कर सकती है कि लेजिस्लेचर को ज्यादा छुएगी नहीं। लेजिस्लेचर जब माई बाप, आप जुडिशियरी क्या बोलेगी लेजिस्लेचर को, पार्लियामेंट को, कि आप माई बाप। लेकिन जो एसपीडीएम है, एग्जीक्यूटिव है, मंत्री है, उन लोगों के पास भी कुछ लॉ बनाने का अधिकार होता है ना। जैसे लेजिस्लेचर एक्ट में ही लिखा होता है, जब कभी आप पार्लियामेंट के या फिर कोई एक्ट पढ़ोगे तो हर एक चीज पार्लियामेंट नहीं कर सकती, क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस ऑन ग्राउंड नहीं जा रहे हैं। ग्राउंड की छोटी छोटी चीज, इफ्स एंड बट्स, बहुत चीजें नहीं जानती हैं, तो वो डेलीगेट कर देते हैं एग्जीक्यूटिव क्लास। उसे कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, कि आपको डेलीगेट कर दिया है कि इस टाइम, मतलब इस बाउंड्री में आपको कुछ रूल्स बनाने हैं, आप बना लो। मान लो हमने बता दिया कि फाइन्स होंगी, अब किस केस में कितना फाइन वो आप देख लो, है ना। छोटी छोटी चीजें, बहुत बड़ी चीजें नहीं देगा लेजिस्लेचर। क्या देगा? छोटी छोटी चीजें आप देख लो जो लॉ। तो उनके पास भी कुछ क्या होती है, एग्जीक्यूटिव ऐसे क्या है, आप इंप्लीमेंट कर रहे हो ना। अगर आप एग्जीक्यूटिव्स को देखो
लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, जुडिशियरी जज करती है, देखती है लॉ सही है गलत है, एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट करती है पॉलिसीज और लॉ को। बट एग्जीक्यूटिव कभी कभी लॉ बना भी लेती है थोड़ी बहुत, उसे कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो उस वाले लेजिस्लेशन को इस केस में क्या करेगी, जो जुडिशियरी है वो उसको खारिज कर सकती है, खत्म कर सकती है, नल एंड वॉइड कर सकती है, बट पार्लियामेंट वाले को नहीं कर सकती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज क्लियर कट डिस्टिंक्शन, देयर इज क्लियर कट डिस्टिंक्शन, there is clear cut distinction between the constitutional law and statutory law. Statutory law, there is clear cut distinction between the constitution and statutory law. सिमिलर लिखेंगे अनरिटन में, there is no distinction, there is no distinction between constitutional law and statutory law. Full stop. The law enacted by parliament becomes the part of constitution as a result constitution has become bulky. As a result, constitution has become bulky, so it is not possible to codify, the provisions of constitution in a single legal document. In a single legal document. समझ में आया ये वाला पॉइंट? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है या फिर एक्सप्लेन करूं? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के केस में क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो तो सेपरेट बुक में है, दिख रहा है, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कहां पे है वो? दैट इज रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन। और अनरिटन के केस में क्या है, सेपरेट तो है नहीं कुछ कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी लॉ इनेक्ट कर रही है लेजिस्लेचर, दैट इज इटसेल्फ पार वैल्यू है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कुछ है ही नहीं, तो बहुत बल्की हो गया उसको कोडिफाई करने के लिए। तो इसी लेकर के जब आप ब्रिटेन जाओगे तो वहां लॉयर बनना बहुत कठिन है। कोई ऐसा सेपरेट एक्ट तो है नहीं कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कि मेन वाला तो आपने पढ़ लिया, वहां पे आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। आज से नहीं, 400 साल पहले से। इंडिया में तो फिर भी कंपैरेटिवली आपको ब्रिटिश पीरियड से पढ़ लो, आजादी के बाद का पढ़ लो बहुत चीजें, लेकिन वहां पे बहुत डिफिकल्ट है लॉयर वगैरह की कोर्स करना। पहले भी जब इंडिया से लोग जाते थे बाहर तो क्या करते थे? लॉयर। गांधी जी कौन थे? लॉयर। नेहरू जी क्या थे? लॉयर। जो अपने ज्यादातर फ्रीडम फाइटर्स क्या थे? लॉयर्स थे साहब। तो डिफिकल्ट होता था, तो जो डिफिकल्ट चीजें वो करने में मजा आता है ना। समाज के उस वर्ग को, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास क्या करता है? डिफिकल्ट चीजें करना चाहता है। अपने आप को सोशल मोबिलिटी भी चाहिए। आप यूपीएससी करना चाह रहे हो, क्यों? सोशल मोबिलिटी चाहिए, समाज में इज्जत चाहिए ना भाई, ऊपर उठना है समाज में, ये नीचे वाले पोर्शन में नहीं रहना है, अपने को मोबिलिटी चाहिए। तो डिफिकल्ट है। जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, तो उससे ज्यादा पसंद क्या है कि सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक करना, क्योंकि यहाँ इज्जत मिल रही है आपको। उसी तरह वहां पे क्या था, उस जमाने में जो इंडियंस हुआ करते थे, इंडियंस को तो ब्रिटिशर्स रूल किया करते थे,
तो लॉयर बनना बहुत कठिन काम हुआ करता था। कहाँ जाना है पढ़ने के लिए? ब्रिटेन जाना है, वहां पे भी लैटिन लॉ, ये लॉ वो लॉ, इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन है, पढ़ना पड़ेगा। तो कठिन कठिन चीजें हुआ करती थी। तो वही लोग जब वापस पढ़ पढ़ के आने लगे इंडिया, तो फिर वो अपना, जब आप देखोगे कहीं कि ऐसा वहां हुआ है तब तो यहाँ करोगे। करते करते वी बिकेम इंडिपेंडेंट नेशन एट लास्ट। ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही। अब आप लोग मुझे बताओगे कि ये सिंपल टर्म है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी रिटन में ज्यादा होगी या अनरिटन में ज्यादा होगी? फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लॉज फ्लेक्सिबल कहां ज्यादा होंगे? फ्लेक्सिबल मतलब समझ रहे हैं, कहां ज्यादा होंगे? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादा होंगे, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादा होंगे? सोचो। हाँ, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेगी। मैं बता दिया आपको, इतना क्वेश्चंस ये आएगा, पता नहीं चलेगा आपको आपने क्या पढ़ा। असली एग्जाम में आपको यूज करना पड़ेगा प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब आप सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, फ्लेक्सिबिलिटी कहां पे ज्यादा होगी? कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी कहां ज्यादा होगी? अगर कोई चीज कोडिफाइड है तो उसके बाहर तो आप जा ही नहीं सकते, उसी कोड में रहना है। यानी कि जहां पे कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी। जहां पे कोडिफाइड है ही नहीं तो फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबल ही फ्लेक्सिबल है। कल पार्लियामेंट को मन करे रात में उठ के जाए कुछ लॉ बना दे, हो गया काम, है ना। इंडिया के केस में क्या है, नहीं हो सकता भाई। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पास करना है तो अलग मेजोरिटी चाहिए, अलग चीजें चाहिए, प्रोसीजर अलग है उसकी, है ना। बट इंग्लैंड में क्या है, जहां पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है कोई अलग प्रोसीजर नहीं है, सिमिलर स्टैट्यू है, स्टैट्यूटरी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ सिमिलर वे में ट्रीट हो रही है। तो फ्लेक्सिबिलिटी कहां ज्यादा होगी? अनरिटन में। समझ में आया पॉइंट? क्यों? ऑलवेज इन यूपीएससी प्रिपरेशन ट्राई टू हैव क्यों, व्हाई। आपका दिमाग आपसे ज्यादा जितना क्वेश्चन पूछेगा ना उतना फर्टाइल होगा आपका दिमाग। जरूरी नहीं है कि सारा क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाए। जब क्वेश्चंस अरोज होती है दिमाग में तब क्या होता है कि आपको उसके आंसर्स ढूंढने हैं। आंसर्स ढूंढने के लिए आप क्या करोगे? प्रयास करोगे, आंसर्स खोजोगे आप। कुछ की मिल जाएगी, कुछ की नहीं मिलेगी, कुछ डेफर्ड हो जाएगा, टाइम के बाद आप सीखोगे। कुछ चीजें एक्सपीरियंस से भी आती हैं, करेक्ट। सो आपका दिमाग कितना क्वेश्चन कर पा रहा है, दैट इज मोस्ट फर्टाइल माइंड। जैसे कि आप बच्चों को देखो, बच्चों को देखो, उनके दिमाग में 100 क्वेश्चन, उन्हें मतलब नहीं आंसर से, क्वेश्चनिंग फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चनिंग। आप पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बताओगे तब तक 2 नया क्वेश्चन रेडी है ना। तो उनका माइंड ज्यादा फर्टाइल है, बट पेशेंस नहीं है, उसमें पेशेंस नहीं है। यूपीएससी में आपको दोनों चीजें करनी पड़ेगी, बच्चों वाली ब्रेन, क्वेश्चनिंग और पेशेंस। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन आया उससे भूल ही गए क्या उसका आंसर होता है, नहीं, उसे लिख लो या फिर दिमाग में रखो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कनेक्टिंग द डॉट्स। एग्जामिनेशन वही कराएगी आपसे। पढ़ा कुछ और रहे, एग्जामिनेशन में जाकर के क्वेश्चंस वैसे पूछेंगे जहां पे आपको वो मजबूर कर देंगे सोचने के लिए, है ना। वरना कट ऑफ 87 90 नहीं जाती 200 की क्वेश्चन, 200 मार्क्स के प्रीलिम्स में ही देख लो। प्रीलिम्स में क्या है, आपको आंसर ढूंढना है, आंसर सामने है, 4 ऑप्शन में से ही कोई एक है ना, फिर भी 87 200 में। और दूसरे एग्जाम्स के देखो, कौन सी एग्जाम होती है मेडिकल की, नीट 720 की होती है, 700 तक बच्चे लाते हैं, 720 भी ले आए हैं कई बार। 720 में 720 मार्क्स, 100% मार्क्स, वहां भी 4 ऑप्शन वाले हैं। बट वहां पे क्या है कि जो उन्होंने पढ़ा, बल्कि है मटेरियल, ये नहीं कर रहा हूं कि आसान है चीजें, वहां पे आपने जो पढ़ा, आपने मेहनत किया, आउटकम विल बी देयर। बट यूपीएससी के साथ सर्टेनिटी नहीं है। आपने रिटन अनरिटन पढ़ लिया, हो सकता है कुछ और अलग आ जाए तो आपको कौन आपको साथ देगा एग्जामिनेशन हॉल में? क्वेश्चनिंग माइंड, योर कॉमन सेंस, है ना, उसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक, फिर एक और चीज देखते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी वाली पॉइंट देख लिए। नेक्स्ट देखो, अब एक आगे हम लोग पढ़ेंगे एज क्लास प्रोसीड्स, फेडरल स्ट्रक्चर, सिलेबस में भी देखा हमने फेडरल स्ट्रक्चर, तो काफी चीजें पढ़ेंगे। बट फॉर द सेक ऑफ रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, आप ये बताओ कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन
फेडरलिज्म पहले एक लाइन में बता देता हूं, फेडरल क्या होती है। टर्म फेडरल सुने आप, फेडरल, फेडरलिज्म है ना। फेडरलिज्म इज फेडरल और फेडरलिज्म इज द फिलॉसफी, फेडरल इज द गवर्नमेंट, ठीक है। जब आप बात फेडरल की करते हो, फेडरल की, जब भी बात फेडरल सुनाई पड़े तब दिमाग में रखना स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट दो अलग है, उनकी पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों अलग अलग हैं। इंडिया के केस में क्या है, मोदी जी हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, पीएम, सीएम, और थर्ड टियर में हम लोग रख लेते हैं पंचायती राज आ चुकी है ना इंडिया में, म्युनिसिपैलिटी है ना, ये भी टियर ऑफ गवर्नमेंट है। मतलब गवर्नमेंट जो है ऐसा नहीं है कि एक ही, मतलब पीएम को जब मन करे वो कुछ भी कर सकता है, नहीं, उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिमिटेड होंगी, उनकी खुद की होंगी, क्यों, क्योंकि ये फेडरल है ना। और जहां नॉन फेडरल होगी वहां एक ही बॉक्स होगी, यहां पे पीएम सीएम जो बोल लो, ठीक है, उस देश में। अब आप ये बताओ कि कौन से वाले में फेडरल गवर्नमेंट हो सकती है, कौन से वाले में नॉन फेडरल होगी। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जहां होगी वहां फेडरल होगी, या फिर अनरिटन जहां होगी वहां फेडरल होगी। फेडरल गवर्नमेंट ज्यादा अप्रोप्रिएट कहां होगा, रिटन में होगा, क्योंकि रिटन अगर है, स्टेट्स की अपनी अपनी बाउंड्रीज है कि भाई आपको लिख दिया मैंने कि यही यही काम करना है। एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है। लैंड क्या है, स्टेट लिस्ट में आती है। पुलिस कहां आती है, स्टेट लिस्ट में आती है। आर्मी कहां है, सेंट्रल लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में। तो ऐसा नहीं बोलेंगे मोदी जी की अब जो है लॉ एंड ऑर्डर मैं संभालूंगा, नहीं, उस सीएम के हाथ में रहने दो, ठीक है। तो इजी कहां पे है फेडरल सिस्टम, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। अब मान लो कि जहां अनरिटन है, तो वहां पे क्या है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। वी हैव रिटन पार्लियामेंट इज सुप्रीम, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है। जब पार्लियामेंट सुप्रीम है तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है ना, जब स्टेट लेजिस्लेचर अगर वहां पे बना देंगे तो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी चैलेंज हो जाएगी, है ना। अगर हम बना दिए, मान लो कि आपको हम स्टेट दे दिए और पार्लियामेंट भी है, या तो हम पूरा पूरी सुप्रीम नहीं है ना। अगर सुप्रीम है तो कल कोई मन करेगा तो तुम्हें हटा देंगे। क्लासेस आती है नहीं आती है पीएम सीएम में, डिफरेंट पार्टी की गवर्नमेंट होती है, तो जहां पे पीएम वाला पार्ट पार्लियामेंट सुप्रीम होगा, क्या करेगा, उसे थ्रो आउट कर देगा। तो इस लेकर के इस जहां अनरिटन है वो नेसेसरली क्या होगी, यूनिटरी होगी, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल का अपोजिट क्या होता है, यूनिटरी फॉर्म, नॉन फेडरल, ओके। जब अपने पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो इट इज इजी, पावर्स रूल्स किसके कैसे होंगे, कौन किस पे रूल्स बनाएगा, लॉज बनाएगा, किस केस में इजी है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन में इट इज डिफिकल्ट, ठीक है। 2 पॉइंट और लिखेंगे डिफरेंस में। नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में इट कैन बी आइदर फ्लेक्सिबल, or rigid. It can be either flexible or rigid or both. फ्लेक्सिबिलिटी वाली पॉइंट लिख रहे हैं, इससे पहले जो हमने किया था, ठीक है। और बोथ डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसीजर, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसीजर which need to be depending upon the procedure which need to be followed to amend the constitution, for example Sri Lanka has flexible constitution. USA has rigid constitution.
while India is mix of both. कुछ चीजें रिजिड भी है, कुछ चीजें फ्लेक्सिबल भी है इंडिया के केस में. वी विल गेट टू नो फर्दर. जैसे जैसे आगे क्लास बढ़ेगी. पैरेलल में लिखो अनरिटन में, इट इज नेसेसरली फ्लेक्सिबल. इट इज नेसेसरली फ्लेक्सिबल. समझ में आया? यूएस में अभी तक कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं जानते हैं आप लोग? 27. कब लागू हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन? 1787. टाइम पीरियड देख लो. अपना देखो 1950. लास्ट वाली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सी है? वो बिल है अभी वो चंडीगढ़ वाली बात कर रहे हो आप. 106 जो फीमेल्स को क्या मिली है? रिप्रेजेंटेशन, है ना. पार्लियामेंट में भी 30% और स्टेट लेजिस्लेचर में, हालांकि लागू बाद में होगी, बट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जा चुका है. कितने सालों में? 70-80 सालों में हमने कितना कर लिया? 106. यूएसए लगभग 200 साल में, मोर देन दैट, 200 साल से ज्यादा. कितना हुआ? 27. और शुरू के 11 27 में से भी शुरू के 11 उनका एक साल बाद का ही है. 87 हुआ था, 88-89 के करीब का. क्यों? क्योंकि वो अपना बिल ऑफ राइट्स ही लिखना भूल गए थे. उन्होंने डिलिबरेट कर लिया, सब कुछ कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने समय, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स जिसे हम कहते हैं बिल ऑफ राइट्स, वो लिखना भूल गए कॉन्स्टिट्यूशन में. तो फिर उन्होंने उसको अमेंड किया कॉन्स्टिट्यूशन को. वहां पे हर एक अमेंडमेंट के लिए हर एक स्टेट से परमिशन लेनी होती है. तो शुरू का 11 तो फट से मिल गया, क्योंकि बिल ऑफ राइट्स से ये देना ही पड़ेगा अभी. उसके बाद कितना बचा? 27 में जोड़ लो आप. इतने 100 सालों में 27 हुए हैं, और अपने यहां 70-80 सालों में 106. ठीक है. जापान में एक भी नहीं हुआ, अभी तक एक भी नहीं हुआ. जापान के बारे में जानते हैं आप लोग? जापान वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब वहां कॉन्स्टिट्यूशन बनी तो वो मोस्ट रिजिड है, रिजिड में भी मोस्ट रिजिड. एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं हो पाया आज तक. वहां की प्रोसेस ऐसी है ना. जैसे इंडिया में मतलब प्रोसेस जो है, कुछ चीजों आपको सिंपल मेजोरिटी पे हो जाएगी. कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे, है ना. वहां की प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट. जैसे यूएसए की डिफिकल्ट क्यों है? आपको कुछ अमेंड करना है तो 50 स्टेट से लेना पड़ेगा परमिशन, है ना. और 50 स्टेट्स में अलग अलग पार्टीज हो सकती हैं. जरूरी नहीं है कि सेम पार्टी की गवर्नमेंट हो, है ना. कहीं रिपब्लिकन होंगे, कहीं डेमोक्रेट होंगे. हर लोगों की इंडिविजुअल थॉट्स है. वो बोलेंगे कि नहीं हम नहीं करते हैं, वो बोलेंगे करते हैं. तो कुछ ऐसा चीज हो जहां पे अल्टीमेट सब लोग सहमत हो, तभी हो पाएगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. इंडिया में क्या हो रहा है कि चंडीगढ़ चलाना है भाई, अपन कर लेंगे. 130 वाली की बात चल रही है ना अभी, न्यूज़पेपर पढ़ते हो कि चंडीगढ़ कहां से चलेगी? दिल्ली से. 240 आर्टिकल में अमेंड कर देंगे, है ना. तो कंपैरेटिवली क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मिक्स ऑफ बोथ है. समझ में आया? जापान की बात कर रहे थे. एक चीज और जान लो जापान के बारे में. जापान वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड नेशन है. इकोनॉमी भी ठीक ठाक है. थर्ड नंबर पे है जापान की वर्ल्ड में. थर्ड पे होगी यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी, इंडिया, ये रैंक अभी. तो बहुत डेवलप्ड है. लेकिन एक एनोमली भी है जापान में कि वहां डेवलपमेंट तो इतनी है लेकिन पैट्रियार्की बहुत ज्यादा है. माइंडसेट होनी चाहिए ना कि जब डेवलपमेंट आपकी हो गई तो पैट्रियार्की कम होनी चाहिए समाज में. बट वहां पे पैट्रियार्की भी है ठीक ठाक, है ना. क्योंकि उनका डेवलपमेंटल मॉडल वेस्ट के डेवलपमेंटल मॉडल से अलग है, कंपैरेटिवली अलग है. एशियन कंट्री है ऐसे भी. और वेस्टर्न डेवलपमेंट को जब आप पढ़ोगे वर्ल्ड हिस्ट्री में तो आपको पता लगेगा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, फिर फीमेल्स को राइट्स मिली ज्यादा. जब आप वर्क करोगे, एम्पावर्ड होगे, जब तो समाज आपको राइट्स देगी, है ना. इसलिए वुमेन एम्पावरमेंट जरूरी है किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए. बट जापान में है, ये नहीं कर, इंडिया तो बढ़िया है, लेकिन पैट्रियार्की माइंडसेट में कंपेयर टू यूरोप, वी आर कंपेयरिंग नॉट विद इंडिया, वी आर कंपेयरिंग इट विथ यूरोप, अदर यूरोपियन कंट्रीज एट द पार लेवल ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है. लास्ट पॉइंट क्या लिखा हमने? इट इज नेसेसरली फ्लेक्सिबल. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. रिटर्न वाले में द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट
the structure of government can either be federal or unitary, can either be federal or unitary. इस साइड लिखेंगे अनरिटन वाले में necessarily unitary. Structure of the government is necessarily unitary. ठीक है, रिटर्न अनरिटन में कोई दिक्कत? अभी तक हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं आए हैं. वी हैव सीन इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा हमने, फिर इंग्लैंड वाला केस देखा, थोड़ा बहुत यूएसए पे भी फोकस किया, फिर रिटर्न अनरिटन क्या होता है. अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए रिटर्न अनरिटन क्या होता है. ठीक, अब हम लोग आते हैं इंडिया के केस में. बिफोर वी प्रोसीड फर्दर टू कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज और अदर पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, हम लोगों को कुछ ऐसी चीजें पहले डिस्कस कर लेनी चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है, हर समय थोड़ा टाइम पे आते जाते रहेंगे, है ना. जैसे मेजोरिटी की बात करते हैं. ठीक, पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में कोई भी चीजें आपको पास करनी है, यहां पे कोई लॉ लेके आनी है आपको, है ना, आपको वोटिंग होती है, वोटिंग प्रोसीजर होती है. ठीक है, तो अपने केस में क्या है कि मेजोरिटी जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेजोरिटी है. क्या है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेजोरिटी, है ना. जैसे कि आपको सरकार बनाना है, सेंटर में सरकार बनाना है, आपको मान लो कि प्रधानमंत्री बनना है चुनाव लड़के, तो आपको क्या चाहिए? सिंपल मेजोरिटी. क्या चाहिए? सिंपल भी नहीं, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी. कुछ टर्म आएगी, सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, ऐसे काफी डिफरेंट टर्म्स आएंगी, तो हम लोग उसे क्लियर कर लेते हैं. ठीक है, सबसे ज्यादा जो कॉमन मेजोरिटी है, सबसे ज्यादा जो कॉमन मेजोरिटी यूज होती है पार्लियामेंट में. अच्छा, पहले क्लियर कर लेते हैं हम लोग कि पार्लियामेंट की चुनाव होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं. ठीक है, लोकसभा की चुनाव होती है, आप लोग वेल इनफ उससे जानकार हो. इंडिया में कितने सीट्स हैं टोटल? 543, है ना. मोदी जी को कितना चाहिए? 271 से +1. अभी बीजेपी के पास उतनी नहीं है, 240 में है, तो मेजोरिटी तो है नहीं, तो उसे क्या करना पड़ता है? समर्थन लेना पड़ता है. दे नीड हेल्प फ्रॉम अदर पॉलिटिकल पार्टीज, जो भी बिहार के नीतीश जी से लिए हुए हैं और आंध्रा में नायडू जी से लिए हुए हैं, है ना. तो क्यों इनका जरूरत क्यों पड़ी? इनको जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अपने केस में इफ वी वांट टू मेक द गवर्नमेंट, इफ यू वांट टू लीड द एग्जीक्यूटिव्स, तो आपके पास क्या होनी चाहिए? मेजोरिटी होनी चाहिए. मेजोरिटी ऑफ विच काइंड? मेजोरिटी ऑफ एब्सोल्यूट काइंड. एब्सोल्यूट मेजोरिटी उसे क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट मेजोरिटी. टोटल नंबर जितने हैं उसके हाफ से एक प्लस. अगर 100 है तो 51, 50-50 में हो गए बराबर, एक ज्यादा चाहिए अपने को, तो टोटल है कितना इंडिया में? 543. हाफ करो इसका, 272, 271, 271. अगर आप 542 का हाफ कर लो, 5, या फिर 271.5 हो गया ना, 271.5 हो गया, मैथमेटिकली देख लें, तो आधा आदमी थोड़ी हो सकता है. 50% से ज्यादा चाहिए अपने को. आदमी क्या होगा? आधा तो नहीं होगा, इससे ज्यादा होगा, तो 272. ठीक है ना. अब की बार ऐसे नारा दिया था ना पहले कोई सरकार चुनने से, अब की बार 400 पार वो बोल रहे थे. 400 क्यों बोले? 100 क्यों नहीं बोले? उनको एब्सोल्यूट से भी ज्यादा चाहिए था, 2/3 से ज्यादा चाहिए थी मेजोरिटी. सरकार तो 272 में ही बन जाएगी, लेकिन जहां पर 272 है तो 2-3 रिजाइन कर देगा, तो डगमग होने लगेगा मामला. दिक्कत, उन्हें थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होता है कि 300 दे दो, 350 दे दो, तो ठीक मजा आए रूल करने में. वरना बैठे हैं पीएमओ में, पता चला कि कल रहे ना रहे. अभी मोदी जी को डर सताता होगा ना हर समय, नीतीश जी का तबियत ठीक रहना चाहिए, नायडू जी को खुश करके रखो,
वरना पीएमओ में बैठे हैं, पता चला कल है ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर ही नहीं है, उन्होंने खींच लिया अपना समर्थन, तो है ना। तो आपको सरकार बनाने के लिए जो मेजोरिटी चाहिए उसे क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहते हैं, ठीक। अब मान लो कि ये पार्लियामेंट है, पहले वाला गोल वाला, है ना, इसमें अभी लोकसभा की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, लोकसभा की, इसमें डिफरेंट एमपीज आएंगे, ऐसे ऐसे करके मान लो बैठे हैं सभी, टोटल कितने हैं, यहां पे स्पीकर का चेयर होता है इधर में, टोटल अपने पास 543 है, ठीक है। अब क्या ये जरूरी है कि जब एनी सेशन इज गोइंग ऑन एवरीबॉडी इज प्रेजेंट? क्या आपके क्लास में इतना ही स्ट्रेंथ है? कुछ मेंबर्स और होंगे, कुछ नहीं आए हैं, जो भी कारण हो, उसी तरह पार्लियामेंट में भी होगा, कुछ नहीं जाएंगे, कुछ एब्सेंट कर जाएंगे, 543 है, एक दो तो है नहीं, जहां 10-15 होते हैं वहां इतने एब्सेंट हो जाते हैं, 545 वो लोग तो अपने आप में बाहुबली, किसी का तबियत खराब हो सकता है, किसी का मन नहीं किया, किसी को जाना ही नहीं, कोई अलग व्यस्त है, कोई फॉरेन गया हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि सब आए, बट सेशन तो चलेगा, सेशन चलेगा, लॉ पास होनी चाहिए सेशंस में, पार्लियामेंट की सीटिंग में। तो अब सेशन चले, क्या सभी एब्सेंट कर जाएं तो सेशन चलेगा? तो हमें एक रूल चाहिए, एक कि लोग इतने तो आने चाहिए हमें क्लास में, जैसे आप लोग में से कोई नहीं आता तो मैं किसे पढ़ाता, मैं ये बोलूं ना कम से कम एक तो आए, एटलीस्ट वन तो आए। तो उसी तरह पार्लियामेंट के लिए एक वर्ड होती है, उसे कहते हैं कोरम। क्या बोलते हैं? कोरम। कोरम का मतलब है कि मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन और मिनिमम नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस, दोज शुड बी प्रेजेंट इन द हाउस, दोज शुड बी प्रेजेंट इन द हाउस, तभी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स चलेंगी। क्या चलेंगी? तभी पार्लियामेंट प्रोसीड फर्दर करेगा। कोरम। इंडिया के केस में कोरम क्या है? 10%। इंडिया के केस में कोरम क्या है? 10% ऑफ 543 कितनी होगी? 54 प्लस 1 55। मान लो किसी दिन पार्लियामेंट खुली और वहां 85 लोग पहुंचे हैं, तो सबसे पहले क्या देखा जाए? कोरम क्या है? स्पीकर बोलेगा चेक करो कोरम क्या है, गिनती हो जाएगी कि 50 लोग हैं, नहीं होगी, नहीं सीटिंग, कैंसिल, सीटिंग नहीं हो सकती। क्यों? रूल नहीं फॉलो हो रहा। कोरम इज 10%, मिनिमम तो इतने लोग चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया कोरम क्या होता है? अपने केस में, इंडिया केस में क्या है? मिनिमम 10% शुड बी प्रेजेंट फॉर द पार्लियामेंट टू प्रोसीड फर्दर, है ना। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग की खर्च आपको पता है, जस्ट बता दे रहा हूं फॉर रेफरेंस। पर मिनट पार्लियामेंट सेशन की प्रोसीडिंग की पर मिनट की कॉस्टिंग 3 करोड़ इन केस ऑफ इंडिया, 3 करोड़ रुपीज। उसमें आप पार्लियामेंटेरियंस की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उनको जो फूड के लिए वाउचर्स मिल रहा है, काफी चीजें लगती हैं, पर मिनट की कॉस्टिंग क्या है? 3 करोड़। हैवी है ना। और पार्लियामेंटेरियंस अपने यहाँ ठीक से लॉ नहीं बना पाते, अभी सिटिंग नहीं होती है, चलती नहीं है, तो अल्टीमेटली और भगदड़ हो जाती है, हंगामा हो जाता है। अल्टीमेटली कौन सफर कर रहा है? टैक्स पेयर्स, वी। पार्लियामेंटेरियंस का मतलब है कि भाई आप डिबेट करो ना, ऐसी डिबेट हो कि जनता सुने कि उनका जो रिप्रेजेंटेटिव्स है दे आर डिबेटिंग अबाउट समथिंग इंपॉर्टेंट, है ना। और वहां पे क्या होता है? फाड़ के फेंक देते हैं, कुछ कागज फेंक देते हैं, विरोध जताते हैं, इंटॉलरेंस ज्यादा है, कहने का मतलब है। तो कोरम क्या है अपने केस में? 55, 10%, ठीक है। एक्सट्रीम मिनिमम कितना चाहिए? 55 से ज्यादा है चलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 543 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सीट भरा पड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब एक केस लो कि मान लेते हैं कि 100 लोग आए हैं, कोरम फुलफिल्ड, पार्लियामेंट सेशन चलेगी। अब एक बिल आती है, बिल, यू नो, लॉ बनने से पहले उसे बिल कहते हैं, ठीक। बिल आती है, अब 272 हुआ था ना, 272 लोग तो है भी नहीं वहां पे। एब्सोल्यूट मेजोरिटी के लिए कितना था? 272, 272, लेकिन लोग ही 100 आए हैं, तो क्या करें? बिल पास करें, छोड़ दें कि फिर जाओ भाई,
कोरम तो 10% फुलफिल हो गया, बट भाई एब्सोल्यूट वाला तुम्हारे पास 100% भी वोटिंग कर दोगे तो नहीं पास होना, नहीं पास होना, ठीक है। तो हम क्या कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, सिंपल मेजोरिटी, दैट इज मोस्ट सिंपल। क्या है, सिंपल मेजोरिटी। इसका मतलब द नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस प्रेजेंट एंड सिटिंग, प्रेजेंट एंड सिटिंग, ठीक है, जितने भी प्रेजेंट एंड सिटिंग है उसके आधे से एक ज्यादा है, उसके आधे से एक ज्यादा है, ठीक है। तो काम हो जाएगा अपना। मान लेते हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू नहीं है, उसमें की डिबेट 100 लोग भी कर सकते हैं, कर लो भाई। तो उस वाले केस को क्या कहते हैं, सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी मतलब नॉट टोटल नंबर्स, प्रेजेंट, या ध्यान रखना प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग। मान लो प्रेजेंट है, वोट नहीं करने का अपने को, पार्लियामेंट के कैंटीन में गुलाब जामुन खाने का, नहीं जाना डिबेट में, प्रेजेंट हुआ है, अटेंडेंस लगाए, है ना, अटेंडेंस लगाए, अपने को नहीं जाना डिबेट में। या फिर बाइकआउट करते हैं, बाइकआउट सुने होंगे, आई बाइकआउट बाइकआउट बाइकआउट। सिंपल मेजोरिटी की टर्म क्या है, प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग। मैक्सिमम केस में अपने पास क्या यूज होगी, प्रेजेंट, सिंपल मेजोरिटी। मैक्सिमम केस में सिंपल मेजोरिटी, जब गवर्नमेंट जिसको बनाना है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, मोदी जी को चाहिए पीएम बनने के लिए, है ना। फिर एक होती है स्पेशल मेजोरिटी, एक क्या होती है, स्पेशल मेजोरिटी, इट इज द मोस्ट स्पेशल। ये मोस्टली किस केस में यूज होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के केस में, है ना, कुछ डिफरेंट ऐसे चीजें होती हैं वहां पे स्पेशल मेजोरिटी यूज होती है, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी की जब हम लोग बात करते हैं, स्पेशल स्पेशल मेजोरिटी, तो ये कुछ तो स्पेशल होगी इसमें, स्पेशल ज्यादा ही होगा, कहने का मतलब इसमें ज्यादा डिमांड होगा। सिंपल वाले में तो 100 पे भी काम चल गया था, कोरम से ज्यादा है। स्पेशल है तो कुछ स्पेशल चीजों के लिए होगा, बार बार नहीं यूज होगा, कभी कभी यूज होंगे। स्पेशल मेजोरिटी भी दो काइंड्स के हैं, कितने तरह के, दो काइंड्स के, टू टाइप्स। टाइप 1 आपके मतलब समझने के लिए टाइप 1 टाइप 2 लिख रहा हूं, ऐसा कोई टर्म नहीं है कि टाइप 1 टाइप 2, है ना। दो तरह के हैं टाइप 1, बस जस्ट टू डिफरेंशिएट आई एम सेइंग इट टाइप 1। एक स्पेशल मेजोरिटी कहती है कि कोरम तो फुलफिल होनी ही चाहिए, पहले कोरम तो फुलफिल होनी ही चाहिए, मोर देन 10%, ठीक है। और सिंपल मेजोरिटी में क्या थी, 50% प्लस 1, 50% प्लस 1। इस वाले में स्पेशल मेजोरिटी में क्या है, मोर देन 2/3, मोर देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, मोर देन 2/3। समझ में आया। टाइप 1 ये थोड़ी, टाइप 1 सिंपल वाली थी। और एक और टाइप है टाइप 2 जिसे कहते हैं, उसमें है कि मोर देन 2/3, हाँ एक चीज और, मोर देन 2/3, ठीक है, मोर देन 2/3। क्या मोर देन 2/3 सिंपल नहीं, अगर 100 लोग आ गए, मान लो 100 लोग आ गए, 2/3 कितना होगा इसका, 67। जब सिर्फ हम लोग मोर देन 2/3 कहेंगे तो 67 स्पेशल मेजोरिटी हो जाएगी। नहीं, सिर्फ ये नहीं है, प्लस इसके साथ और भी क्लॉज है कि मोर देन 2/3 प्लस 2, एब्सोल्यूट कितनी है, 271 है ना, 272, इससे ज्यादा लोग होने चाहिए, है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, फिर जब हम लोग लिखेंगे तो और क्लियर होगा आपको। मोर देन 2/3 प्लस 271 से ज्यादा, ठीक है। एक और है जिसमें कहता क्या है कि ये तो होनी ही चाहिए, ये दोनों, साथ में आपको स्टेट से भी परमिशन लेना है, मोर देन 50% ऑफ स्टेट्स, मोर देन 50% ऑफ स्टेट्स। रिसेंटली जब जीएसटी बिल पास हुआ तो हमारे 50% से ज्यादा स्टेट्स ने उसको रेटिफाई किया, जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशन में आ गई, आर्टिकल 246 से, है ना। बट उसको कॉन्स्टिट्यूशन में लाने के लिए आर स्टेट्स ऑल्सो रेटिफाइड, है ना। तो सिंपल मेजोरिटी आपको समझ में आ रही है, एब्सोल्यूट वाला समझ में आया। स्पेशल दो तरह की है, इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा आपको स्पेशल वाला को
एसिमुलेट करने में, बट विथ टाइम यू विल गेट इट। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं इसके बारे में, है ना, क्योंकि ये सब चीजें बार बार जब मैं बोलूंगा कि सिंपल मेजोरिटी या फिर स्पेशल मेजोरिटी ऑफ टाइप 1, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर क्या बात कर रहे हैं, है ना। तो लिखते हैं टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, हेडिंग डालो। टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, उसके नीचे सब हेडिंग डालेंगे कोरम ऑफ द हाउस, QUORUM, कोरम ऑफ द हाउस। डैश देके लिखेंगे। इट इज डिफाइंड as the minimum number, it is defined as the minimum number of members, it is defined as the minimum number of members who must be present, in order to start the proceedings, in order to start the proceedings of the house, in case of India, 1/10, ब्रैकेट में 10% कर लेना, 1/10, that is 10% of the total strength of the house is the quorum, फिर नीचे में लिखेंगे, ऐसे सेपरेट कर लो, कोरम लिख लिए। अब यहाँ पे LS लोकसभा, यहाँ पे RS राज्यसभा, ठीक है। फिर लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, वी विल रीड इन डिटेल फर्दर, बट लोकसभा में लिखो व्हाट विल बी द कोरम इन लोकसभा विल बी 1/10 ऑफ, पहले तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा लिख लो, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा इज 543, सो कोरम विल बी 1/10 और 10% से ज्यादा ही होगा, मिनिमम है 10%, कोरम विल बी 1/10 से मल्टीप्लाई कर लो 543 इक्वल्स टू 55। समझ में आ रहा है? ठीक। उसी तरह राज्यसभा में कितने सीट्स हैं अपने पास, टोटल 250, है ना, 250। अब हर में 250 फुल नहीं रहता, नॉमिनेटेड भी है उसमें 12, तो जितनी टोटल स्ट्रेंथ अभी होगी उसकी 10%। इसके लिए तो हम लोग फिक्स हैं, कितना है 543, पहले 545 थी, कितने सालों पहले, 4 साल 5 साल पहले। 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करते थे हम लोग, है ना। एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं, एंग्लो इंडियंस ऐसे लोग थे, देखो जब हम आजाद हुए तो आपको देखो इमेजिनेशन क्रिएट करना पड़ेगा, थोड़ा सा इमेजिनेटिव होना पड़ेगा यूपीएससी या फिर कहीं भी एक्सेल करने के लिए। आप सोचो थोड़ा 1947 की क्या सिचुएशन रही होगी। हमें आजादी मिल गई, 6 महीना पहले कैबिनेट कमीशन, 1 साल पहले उनकी बातें चल रही थी, ये चीज डिक्लेयर हो चुकी थी कि इंडिया अब आजाद हो जाएगी, मतलब इंडिपेंडेंट हो जाएगी, सोवरेन हो जाएगी, ब्रिटिश रूल खत्म होने वाला है। जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे तो कुछ ब्रिटिश बिजनेसमैन हो एम्प्लॉय हो, डिफरेंट ब्रिटिशर्स भी तो होंगे, हाई क्लास ऑफिशियल्स हो। ये जो कनॉट प्लेस वगैरह आप देखते हो ना, ये जो बिजनेस यहाँ पे जो आज हाउसेस देख रहे हो, यहाँ पे ब्रिटिशर्स की हुआ करती थी बड़ी बड़ी दुकानें, कई जगह पे लिखा रहता था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, एक जमाने में, है ना। तो जब देश आजाद हुआ तो अब सब लोग नहीं रह सकते ना कि ये इंडियंस ये हमें रूल करेंगे, ये रूल रेगुलेशन बताएंगे, तो छोड़ के बहुत लोग भाग गए, कई लोग सस्ते दामों में अपना जमीन छोड़ के भाग गए। अब आपको जाना है 6 महीने में, तो आपको डील प्रॉपर नहीं मिलेगा ना, हो सकता है,
तो लाओ जितना मिल रहा है पैसे दो और जाए। कुछ ऐसे हुए होंगे, कुछ ऐसे लोग रह भी गए होंगे यहाँ, कुछ ऐसे लोग रह भी गए होंगे, है ना। कुछ पहले से भी ऐसे लोग होंगे जिनके या तो मदर या फादर एक ब्रिटिश होंगे, हो सकता है ना। एक सोसाइटी में जब आप रहोगे तो प्यार मोहब्बत हो जाता है लोगों को आपस में, शादियां हो जाती हैं। तो जो उनके बच्चे होंगे वो क्या होंगे, एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियंस, अब उनका तो एक तरह से वो कैटेगरी थोड़ा अलग हो गया ना। इंडियन सोशल मिलियू को अगर आप देखो, यहाँ जात है, रिलीजन है, अलग अलग चीजें हैं, बट वो एंग्लो इंडियंस, और काफी इन्फ्लुएंशियल भी हुआ करते थे वो पहले। जब ब्रिटिश रूल है तो वो ज्यादा प्रेफरेंस किसको देगा, एंग्लो इंडियंस को, ज्यादा क्लोज है वो। बट अब ब्रिटिशर्स जा रहे हैं तो उनका क्या होगा, वो तो इलेक्शन जीत ही नहीं पाएंगे, है, उनका उतना पॉपुलेशन ही नहीं है। तो जस्ट फॉर सेक ऑफ देयर रिप्रेजेंटेशन वी गेव 2 नॉमिनेशंस, कि पार्लियामेंट में आपकी वॉइस भी रिप्रेजेंट होगी थ्रू नॉमिनेशंस। वी विल नॉमिनेट यू 2 members फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी फॉर रिप्रेजेंटिंग यू इन द पार्लियामेंट। तो टोटल कितने हो गए, 243 प्लस 2। उस टाइम पे 545 नहीं थे, 543 नहीं थे, उस टाइम पे कम हुआ करती थी, 400 में थी। फिर ये डिलिमिटेशन वाला चीजें हुआ करी 10-10 साल में, लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, वी विल रीड फर्दर, तब हमें पता चलेगा कि ये कैसे आगे बढ़ी हैं चीजें, है ना। बट अभी सेक के लिए फॉर प्रेजेंट, उसमें भी 2 थी, बाद में भी +2 हुआ, लेकिन अभी मोदी गवर्नमेंट में 4 साल पहले उनको आगे नहीं बढ़ाए हम लोग। उनका रिजर्वेशन वो वाला हो गया, 2 रिजर्वेशन हो गया ना, नॉमिनेट करना है तो वो खत्म हो गया, ठीक है। एंग्लो इंडियन समझ में आ गया, पहले हुआ करता था अब नहीं है। तो कोरम अब हम लोग क्यों देख रहे हैं, 245 43 पे चेक किए। आज से 10 साल पहले जो पढ़ रहे होंगे बच्चे, वो 545 पे कोरम चेक करते होंगे। 10% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ है, करेक्ट। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, लिख लिया आपने, राज्यसभा लोकसभा कोरम क्या होती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। नेक्स्ट पॉइंट मेजोरिटी वाले में ही देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। अब नंबर मेजोरिटी लिखो, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी के नीचे लिखेंगे मोर देन 50%, मोर देन 50% of the total strength of the house, of the total strength of the house। quorum कितनी थी, 1/10। एब्सोल्यूट मेजोरिटी कितनी है, मोर देन 50%, यानी कि हाफ होनी चाहिए। नीचे लिख लो ऐसे करके, 543 इंटू हाफ कितना आ जाएगा, 272। टोटल स्ट्रेंथ 543, हाफ। तो दिस इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी नंबर, ठीक है, इन लोकसभा, इन लोकसभा। उसी तरह आप राज्यसभा कर लेना, मैथमेटिक्स हो गई सिंपल, ठीक है। इफ, आगे लिखो, if there is no absolute majority, if there is no absolute majority, then it is known as, hung parliament, then it is known as hung parliament, because of political instability, because of political instability। 272 नहीं होगा तो क्या होगा, हंग पार्लियामेंट हो जाएगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। 272 नंबर अपने को चाहिए, चाहे आप जैसे लाओ, है ना। तो अभी मोदी जी के पास तो नहीं था 272, इससे पहले था, अभी नहीं है। इन्होंने थोड़ा सा कोलिशन गवर्नमेंट बना लिया, 272 है। मान लो कि मोदी जी भी ना फुलफिल कर पाए, तब क्या होगा, हंग पार्लियामेंट हो जाएगा। फिर प्रेसिडेंट बोलेगा ऐसा है, तुम लोगों पे किसी पार्टी के पास औकात नहीं है सरकार बनाने का, इलेक्शन होगा, फिर करवाओ इलेक्शन, फिर आए। ऐसा हो चुका है पास्ट में,
जब आप इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस देखोगे, वाजपेयी जी 4-5 बार पीएम बने हैं, कभी 7 दिन के लिए, कभी 15 दिन के लिए, कभी 3 महीने के लिए, फिर एक बार 4 साल के लिए कंटिन्यूअस, है ना। 98 में जनरल इलेक्शन हुआ, फिर 99 में हुआ। क्यों जनरल इलेक्शन 2 साल, 5 साल पे होना चाहिए, है ना। अभी की जो लोकसभा चल रही है वो कौन सी चल रही है, 18th, 5 सालों में होना चाहिए। तो 18 पंचे 90, 18 5 जा 90, यानी कि 90 ईयर्स हो जाना चाहिए ना 18th लोकसभा को। लेकिन हम लोग आजादी के 52 से इलेक्शन हो रही है, तो कितना हुआ अभी 75 हुआ है, 75 में ही 18 पहुंच गया, मतलब 2-3 बार हंग पार्लियामेंट हुआ होगा, है ना। 272 नहीं पूछ पाया होगा, ठीक है। हंग पार्लियामेंट समझ गए आप, एब्सोल्यूट मेजोरिटी समझ गए। हमें ये नंबर चाहिए, ये प्यारा है प्राइम मिनिस्टर को, 272, है ना। ये 272 प्राइम मिनिस्टर के साथ चाहिए, नहीं आया तो फिर दिक्कत आएंगी, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सिंपल मेजोरिटी, और इसी का नाम है, सिंपल मेजोरिटी को भी कहते हैं, और फंक्शनल मेजोरिटी। जब भी अगर फंक्शनल मेजोरिटी सामने आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, दैट इज द सेम नेम फॉर सिंपल मेजोरिटी, फंक्शनल मेजोरिटी। ये क्या है, प्रेजेंट एंड वोटिंग क्या 50% था, लिखेंगे आगे, मोर देन 50%, more than 50% of members present and voting in the house. Simple majority is more than 50% of members present and voting in the house. Present and voting को अंडरलाइन कर लेना, आए हैं कैंटीन चले गए हैं समोसे खाने के लिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग बोथ होनी चाहिए, सिर्फ प्रेजेंट नहीं, वोटिंग कर रहे हैं तो प्रेजेंट ही होंगे, प्रेजेंट है तो जरूरी नहीं वोटिंग कर रहे होंगे, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशंस कहां है ना, इसका लिखो, सिंपल मेजोरिटी का मैक्सिमम एप्लीकेशन है, इसका तो लिमिटेड था, एब्सोल्यूट वाला बहुत लिमिटेड यूज होता है, मोदी जी को हर समय दिखना चाहिए ये वाला, वरना दिक्कत आएगी। अब जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो सिंपल मेजोरिटी यूज होता है। क्या यूज होता है, सिंपल मेजोरिटी। जो मैक्सिमम टाइम जो यूज होता है वो क्या है, सिंपल मेजोरिटी। कहां यूज होता है वो देखेंगे हम लोग, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप वहां एबीसीडी करके लिखोगे आप, उसमें देखो एप्लीकेशन ऑफ सिंपल मेजोरिटी आर, एप्लीकेशन ऑफ सिंपल मेजोरिटी आर, एबीसीडी लिखना है वो लिखो, 1 2 3 लिखना है वो लिखो, जैसा भी लिखना है वैसा लिखो। नंबर 1 पैसेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल, नंबर 1 पैसेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल, ये सब चीजें हम लोग बाद में देखेंगे, अभी आप लिख लो पैसेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल। नंबर 2 मनी बिल, नंबर 3 फाइनेंशियल बिल। नंबर 1 पैसेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल, नंबर 2 मनी बिल, नंबर 3 फाइनेंशियल बिल, नंबर 4 पैसेज ऑफ कॉन्फिडेंस मोशन, पैसेज ऑफ कॉन्फिडेंस मोशन। नेक्स्ट वन नो कॉन्फिडेंस मोशन। नंबर 6 सेंसर मोशन, नंबर 6 सेंसर मोशन। नंबर 7 एडजर्नमेंट मोशन, नंबर 7 एडजर्नमेंट मोशन। नेक्स्ट वन election of speaker and deputy speaker, election of speaker and deputy speaker. Next one deputy chairman of राज्य सभा, राज्यसभा को आरएस लिख सकते हो शॉर्ट में, लोकसभा को एलएस। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा and chairman and deputy chairman and chairman and deputy chairman in state legislative council.
इन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। नेक्स्ट पॉइंट जहां पे यूज होगी सिंपल मेजोरिटी, अप्रूवल ऑफ कंटिन्यूएंस, अप्रूवल ऑफ कंटिन्यूएंस ऑफ financial emergency and precedent rule in a state ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अप्रूवल for discontinuance of national emergency in Lok Sabha only, Next one, motion related to removal of vice president in Lok Sabha, motion related to removal of vice president in Lok Sabha। ठीक है, अब ये कितने पॉइंट्स लिखा हमने इसमें? ऑलमोस्ट 12 पॉइंट्स, 13 जो भी है। यहां पे क्या यूज हो रही है? सिंपल मेजोरिटी। कितना ज्यादा है सिंपल मेजोरिटी का यूज? इसमें से जो कुछ चीजें हैं कि जिससे मनी बिल क्या होता है सेपरेट चैप्टर में देखेंगे, फिनेंशियल बिल क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल क्या है, सारा चीज हम लोग, बिल है अभी आपको इतना समझ में आना चाहिए कि बिल है। वी विल डील इट। नो कॉन्फिडेंस मोशन बता दूं या फिर आगे ही देखेंगे हम लोग? अच्छा ये देखो, आपको अभी समझने के पर्सपेक्टिव में किसी को कोई सा पॉइंट्स इन 12-13 पॉइंट्स में अगर समझ नहीं आ रहा हो तो इनको 12 को रीड करो एक बार। अभी फिलहाल के लिए नोट्स रिवाइज करने के लिए कुछ ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आ रहा। मनी बिल क्या होती है नहीं होती है वो हम लोग देखेंगे। फिनांस बिल और मनी बिल में क्या डिफरेंस है वो हम लोग मनी बिल वाले चैप्टर में देखेंगे। करेक्ट। नाउ इफ यू आर ऑल ओके विथ ऑल दिस, क्योंकि हम लोग वापस भी आएंगे इस पे। फिलहाल के लिए अगर आप रिवीजन करने बैठे तो ऐसा ना हो कि एकदम से पल्ले ही नहीं लग रहा। इनमें क्या यूज होंगी? सिंपल मेजोरिटी, है ना। एक चीज और होती है इफेक्टिव मेजोरिटी। क्या होती है इफेक्टिव मेजोरिटी? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी is the more than 50% of effective strength of the house, of the effective strength of the house। ठीक है, इफेक्टिव। अब नया टर्म आ गया, कुछ समझ नहीं आ रहा यार। सिंपल मेजोरिटी तो ठीक थी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी ठीक थी, अब ये इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है ना। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है? इफेक्टिव मेजोरिटी बोलता है कि मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, है ना। क्या ये जरूरी है कि जो 543 के 543 मेंबर्स हैं वो 5 सालों के लिए इमॉर्टल हो गए? कोई बीच में डेथ हो सकता है, टपक सकते हैं, धरती छोड़ सकते हैं लोग, है ना। कुछ रिजाइन कर सकते हैं, मन पे है। यू आर नॉट द स्लेव ऑफ द गवर्नमेंट, हमें मन किया हमने रिजाइन कर दिया। या फिर किन्हीं का इलेक्शन ही वॉइड एंड नल डिक्लेयर कर दिया गया हो कि अनफेयर मींस यूज किया आपने, उस केस में टोटल नंबर 543 रह जाएगी क्या? कुछ तो कम होगी।
कुछ कम होंगी। मान लो कि 543 में से 2 लोगों की डेथ हो गई, काफी एजेड थे, 3 लोग रिजाइन कर दिए और 1 लोगों की इलेक्शन ही वॉइड हो गई। ठीक है, 3 कंडीशंस। और भी कुछ सोच पा रहे हो आप? किस केस में वो मेंबर नहीं रह पाएगा हाउस का? उसके इलेक्शन को अगर हटा देते हैं तो मेंबर नहीं रहेगा, फोर्स्ड हो गया ना। रिजाइन कर दो खुद से, या फोर्स्ड, या फिर नेचर, भगवान भरोसे। इन 3। अब कितने बचते हैं टोटल? अब जितने बचते हैं उसका इफेक्टिव मेजोरिटी क्या, जितना इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होगी? 537। अब इसकी 50% क्या होगी? इफेक्टिव मेजोरिटी। करेक्ट। अब ये इफेक्टिव मेजोरिटी है क्यों? इसका क्या एप्लीकेशन है? राइट डाउन इट्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इफेक्टिव स्ट्रेंथ लिख लो पहले। इफेक्टिव नीचे इफेक्टिव स्ट्रेंथ नोट करके, इफेक्टिव स्ट्रेंथ इक्वल टू टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसीज। टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसीज। वैकेंसीज के ब्रैकेट में लिखना है, ब्रैकेट में लिखो, तीर मार के लिखना है, जैसे लिखो एरो देखे, ड्यू टू वैकेंसी, ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन, और if election has been declared invalid by the court, if election has been declared invalid by the court। समझ में आ गया इफेक्टिव स्ट्रेंथ? नाउ इट्स एप्लीकेशन, इफेक्टिव मेजोरिटी की एप्लीकेशन। किसकी? इफेक्टिव मेजोरिटी की एप्लीकेशन। बहुत कम है इसका एप्लीकेशन। नंबर 1, passage of removal of vice president, passage of removal of vice president resolution, vice president resolution, हाँ, vice president's removal, passage of revolution of vice president's resolution, vice president's resolution of India in Rajya Sabha, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन राज्यसभा। ठीक है। नंबर 2, रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। समझ में आया? कोई दिक्कत यहां पे? इफेक्टिव मेजोरिटी कब यूज होगी? है ना, जब हमें रिमूव किसे करना है? वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी होता है। मतलब दोनों हाउसेस के चेयरमैन को अगर हमें रिमूव करना है तो रिस्पेक्टिव हाउस में हमें क्या चाहिए? इफेक्टिव मेजोरिटी। क्या चाहिए? इफेक्टिव मेजोरिटी। अभी से पहले वाले वीपी कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी। अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो फॉर द पास्ट 6 मंथ्स, कुछ डिबेट्स आई थी कि गवर्नमेंट के साथ इनका तालमेल नहीं ठीक बैठा, तो गवर्नमेंट उनको रिमूव करने ही वाली थी, या फिर ऐसी बातें चल रही थी कि मतलब इनको हटा दिया जाएगा। उससे पहले रेजिग्नेशन आ गया उनका, है ना। मान लेते हैं कि रेजिग्नेशन नहीं आता, तो फिर क्या करती गवर्नमेंट ऑफ द डे? हमें पसंद नहीं है स्पीकर, वो वाइस प्रेसिडेंट, हमें हटाना है इसे, तो क्या करेगी? बाय लॉ बुक, कॉन्स्टिट्यूशन से फॉलो करेगी। तो उसे हटाने के लिए क्या होता है कि राज्यसभा है, 2 हाउसेस पहले हम लोग बनाते हैं, 2 हाउसेस। अभी ये राज्यसभा के चेयरमैन है, तो इनके रिमूवल की जो रिजोल्यूशन उठेगी, 2 चीजें होती है, एक होती है बिल, एक होती है रेजोल्यूशन। ठीक है, बार बार यूज करूंगा तो आप इससे क्लियर होना। बिल तो एक डॉक्यूमेंट है, जब पास हो जाएगी तो लॉ बन जाएगी। क्या होगी? पास होगी तो लॉ होगी। रेजोल्यूशन कहने का मतलब समझो एक तरह का ओपिनियन है पार्लियामेंट का, वो रिटन है, ठीक है ना।
अगर वो पास हो गई कि कोई बात पार्लियामेंट अगर कहना चाहिए तो कौन कहेगा? Who will say? इंडिपेंडेंट एमपी एक के कहने से होगा क्या? स्पीकर पूरा पार्लियामेंट के बारे में कुछ भी बोल दे? नहीं, ऑथोरिटेरियन नहीं चलेगी ना। तो उस चीज को कहते हैं रिजोल्यूशन, जो पार्लियामेंट कहना चाहती है। क्या कहना चाहती है? वो कोई लॉ नहीं है, पास हो गया तो लॉ नहीं है ना। जैसे कि मैं किसी को कहूं कि पानी लाओ, पानी आ गया मेरे पास, काम खत्म, है ना। उसी तरह मैंने बोला, कमांड दिया ना, उसी तरह पार्लियामेंट अब कहना चाह रही है कि हमें वीपी को हटाना है, वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, हट गया, काम खत्म। कोई लॉ नहीं बना रिजोल्यूशन के पास होने के बाद। जरूरी नहीं है कोई लॉ बन जाए, है ना। तो रिजोल्यूशन लाते हैं, सिंपल सी, अभी समझेंगे, सिंपल सा पार्लियामेंट ऐसा कहना चाहता है। अब मान लो कि पार्लियामेंट को किसी को क्रिटिसाइज करना है, किसी गवर्नमेंट को, किसी को क्रिटिसाइज ही करना है, कर सकती है, ओपिनियन हो। तो क्या कि बिल नहीं लाएगी, एक्ट नहीं बनाएगी, रेजोल्यूशन लाएगी। ऐसे स्टेट्स में भी होती है, स्टेट्स में भी होती है। जैसे केरला की जो लेजिस्लेचर है वो कई बार रिजोल्यूशंस लाती है, कहती है हम समर्थन नहीं करते इस बात का। जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो लॉ नहीं ला रही है, देखना टेक्निकल, लॉ अगर ले आए तब आप इन्फ्रिंज कर रहे हो डायरेक्ट। हालांकि इधर मोदी गवर्नमेंट हिल जाती है, जो सरकार है, कह रही तुम कैसे बोल रही है ऐसे, ये तो भाई वो कह रहा है, रिजोल्यूशन ला रहा है ना। वो लीगली अपना बात कुछ बोले, मैंने बात बोल दिया, बोलने की आजादी है। तो रिजोल्यूशन ऑन ग्राउंड ले आए और उसमें क्या होता है, हरकंप मच जाता है मीडिया में, कैसे ऐसा कैसा हो गया, है ना। तो पार्लियामेंट क्या करेगी, यहाँ पर रिजोल्यूशन लाएगी, रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट दैट इज चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। कहां पे इंट्रोड्यूस होगी? राज्यसभा में, आरएस में, राज्यसभा में। अब राज्यसभा में टोटल 250 मेंबर्स मान लो, ठीक है। 250 में से मान लो 10 है ही नहीं, 10 खाली है पोस्ट, रेजिग्नेशन हो, कुछ भी हो, डेथ हो, 240 है मान लेते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेंथ तभी 240 है। 240 की आधी 120 प्लस 1 50% मोर देन 121। अगर 121 राज्यसभा के मेंबर्स वोट कर दें, बोल दें, उस रेजोल्यूशन पे साइन कर दें, वी वांट टू रिमूव दिस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, तो क्या होगा, ये रेजोल्यूशन पास हो जाएगी वहां से कि भाई राज्यसभा एज ए हाउस, एज ए क्यूमुलेटिव हाउस, एज ए हाउस एज ए होल, वी क्यूमुलेटिवली से कि रिमूव दिस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट। 121 से ज्यादा, फिर ये आती नेक्स्ट हाउस में, लोकसभा में। अब ध्यान रखना यहाँ पे, लोकसभा में क्या है, यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी। उसी रिजोल्यूशन पे क्या लोकसभा, आप देखना सिंपल मेजोरिटी में लास्ट के कुछ पॉइंट्स में देखना, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन लोकसभा, वहां पे लिखा होगा इन लोकसभा। राज्यसभा में उसी वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या चाहिए, इफेक्टिव मेजोरिटी। लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी, है ना, इजी होना चाहिए ना। यहाँ पे भी अगर पूरा कर देंगे तो फिर डिफिकल्ट होगा उनको रिमूव करना, है ना। अपने हाउस में रखो यार इफेक्टिव मेजोरिटी, आपका हाउस है, वहां पे आपको हमने स्पेशल ट्रीटमेंट दिया, अदर हाउस में क्या दे रहे हैं, नॉर्मल ट्रीटमेंट, ठीक है। समझ में आ गया? टाइम बचा अभी अपने पास, चलो हाँ 2 पॉइंट्स लिख लिए इसका। आप नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, मेजोरिटी की टाइप्स की। नेक्स्ट टाइप स्पेशल वाली बात करते हैं। स्पेशल, स्पेशल लिखना है या फिर कल करते हैं, इसको खत्म करना है? 10 मिनट लग जाएंगे इसे कंप्लीट करने में, कल करेंगे, ज्यादा हो गया, चलो फिर ठीक, गुड नाइट।